हेलो एवरीवन। आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर स्टडी करेंगे। ठीक है, हाँ, इसको हम लोग शॉर्ट में NLM भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे फोर्स के बारे में। तो देखो फोर्स क्या होता है, हम लोग जानते हैं एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो ये बात हम लिख भी लेते हैं कि एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, ये बात तो हमें पता ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ फोर्स। यदि कोई बॉडी या पार्टिकल पे आप फोर्स लगाओगे तो क्या क्या हो सकता है। उस पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो सकता है, उस पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो सकता है ना। मान लो कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, पहले रेस्ट में था, फोर्स लगा दिए, ठीक है, तो इसके पास वेलोसिटी इधर आ गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल चेंज हो गया। हाँ, दूसरा पॉसिबिलिटी है, मान लो पार्टिकल इधर मूव कर रहा था और पार्टिकल के पास वेलोसिटी इधर था, हमने फोर्स इधर लगा दिए। अब क्या होगा कि इस पार्टिकल पे इस फोर्स की वजह से इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ इस टाइप से आ जाएगा, तो मतलब इसका वेलोसिटी भी चेंज हो गया। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी चेंज हो गया। ये भी पॉसिबल है कि यदि हम लार्ज अमाउंट का फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है शेप एंड साइज ऑफ दिस पार्टिकल या ब्लॉक भी चेंज हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या देखे इफेक्ट ऑफ फोर्स में, इट कैन चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। एक तो ये पॉसिबल है कि इसके मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज कर ले। दूसरा, इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये भी पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ बॉडी या पार्टिकल। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा यूनिट ऑफ फोर्स। हम लोग जानते हैं कि एसआई यूनिट जो होता है इसका न्यूटन, जिसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और सीजीएस यूनिट जो होता है इसका वो क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, और हमारे पास एक रिलेशन होता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, ये भी हमारे पास रिलेशन होता है। हाँ, एक और यूनिट होता है केजीएफ यूनिट। ठीक है, तो 1 केजीएफ कितना होगा, केजीएफ 1 केजीएफ का मतलब क्या हुआ, 1 केजी बॉडी पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, तो 1 केजी बॉडी पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, mg के बराबर। ठीक है, मतलब 1 केजी बॉडी पे अर्थ के द्वारा जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वही किसके बराबर होता है, 1 केजीएफ। तो 1 केजी बॉडी पर कितना अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, mg के बराबर। m तो मास 1 है, तो 1 इंटू जी का वैल्यू क्या होता है, 9.8 न्यूटन। तो ये इसका वैल्यू होता है, या नियरली हम लोग इसको 10 न्यूटन भी लिख देंगे। तो 1 kgf इक्वल टू 10 न्यूटन। नेक्स्ट हम लोग बात करें डायमेंशन। डायमेंशन में क्या है कि हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर, डायमेंशन ऑफ द फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेशन। मास के लिए कैपिटल M, एक्सलेशन L इंटू टी के पावर -2। ठीक है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि टाइप ऑफ फोर्स। देखो फर्स्टली हम लोग फोर्स को दो भाग में डिवाइड किए, एक तो फील्ड फोर्स, दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, फील्ड फोर्स क्या होता है कि यदि हमारे पास कोई दो बॉडी है, यदि वह दोनों बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं है तब जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। फॉर एग्जांपल मैग्नेट फोर्स, यदि दो मैग्नेट है उसके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता तो भी फोर्स लगता है, सच टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, दो पार्टिकल है जिसका मास m1 m2 है, सेपरेशन है तो भी उसके बीच में फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये हमारा पास हो गया फील्ड फोर्स। या दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है वो भी क्या है, फील्ड फोर्स। ठीक है, तो फील्ड फोर्स का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं है तब जो फोर्स लगता है दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। इसका आप एग्जांपल लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, या ग्रेविटेशनल फोर्स भी हम लिख सकते हैं। तो यदि हम लोग लिख ले एग्जांपल, तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, या फोर्स बिटवीन मैग्नेट, ये भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या हुआ कि यह फोर्स तभी आएगा यदि दो बॉडी कॉन्टैक्ट में हो, मतलब यदि दो बॉडी कॉन्टैक्ट में होगा तभी कॉन्टैक्ट फोर्स आता है, अदरवाइज नहीं आता। फॉर एग्जांपल नॉर्मल फोर्स, दो बॉडी जब कॉन्टैक्ट में होगा तभी नॉर्मल फोर्स आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया नॉर्मल फोर्स हो गया। फ्रिक्शन फोर्स हो गया, जब दो बॉडी कांटेक्ट में होगा तभी फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है।
ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखो दुनिया में जितने भी फोर्स हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स में आ जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्स। कोई भी फोर्स हो, टेंशन फोर्स हो, नॉर्मल फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, इसी 4 में से कोई ना कोई रहता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की मैं बात करूं, ये सब बात हम लोग ऑलरेडी जानते रहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि यदि हमारे पास 2 पार्टिकल है जिसका मास m1 m2 है, सेपरेशन आ रहा है, तो उसके बीच में एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है, यह लॉन्ग रेंज का फोर्स होता है। मतलब यदि 2 पार्टिकल के बीच के सेपरेशन लार्ज होता है तो भी फोर्स का वैल्यू मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है बिटवीन द पार्टिकल, ठीक है, ये हो गया। और इस चैप्टर में जो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज होगा वो ये यूज होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ ऑन ए बॉडी, ठीक है, अर्थ के द्वारा किसी बॉडी पे या पार्टिकल पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि यदि किसी बॉडी का मास m है या पार्टिकल का मास m है, तो अर्थ के द्वारा जो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू mg, ठीक है। हाँ, इसका हमें यूज पड़ेगा, ठीक है। तो अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है ऑन एनी बॉडी हुज मास इज स्मॉल m, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू mg, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये हमारे पास। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी एक लॉन्ग रेंज का फोर्स होता है, मतलब यदि 2 चार्ज के बीच में सेपरेशन लार्ज है तो भी यह फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है, मतलब न्यूक्लियॉन्स जो है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसके बीच में जो फोर्स लगता है दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। हाँ, यह शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है, मतलब यदि न्यूक्लियर पार्टिकल के बीच में वेरी स्मॉल सेपरेशन होता है, सेपरेशन अप्रॉक्सीमेटली होता है 10⁻⁻15 मीटर, तभी यह फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है। यानी कि यदि आप प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में या प्रोटॉन के बीच में सेपरेशन लार्ज कर दोगे तो यह फोर्स एग्जिस्टेंस में नहीं आता है। यही कारण है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज का फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है वीक फोर्स। जो भी फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोल देते हैं वीक फोर्स, ठीक है। हाँ, यदि हमसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये सभी फोर्स का सीक्वेंस कौन होगा, मतलब सीक्वेंस क्या होगा अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, कौन सा फोर्स सबसे बड़ा होगा, देन इस टाइप से, तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है न्यूक्लियर फोर्स का। यदि मैं सीक्वेंस 1 2 3 4, ठीक है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा किसका होता है, न्यूक्लियर फोर्स का, F3 ये फोर्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन हमारे पास वीक फोर्स, देन ग्रेविटेशनल फोर्स। यह होता है, यह जो फोर्स है इसके मैग्नीट्यूड का सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये सभी चारों में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होता है फोर्स का वो किसका होता है, न्यूक्लियर फोर्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देन वीक फोर्स, देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये हमने देख लिया। तो ये हमारे पास आ गया टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। हाँ, यहाँ जो मेनली हमारा यूज आने वाला है वो ये आने वाला है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो हमने क्या देखे कि अर्थ के द्वारा जो किसी बॉडी जिसका मास m है उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो mg के बराबर लगता है, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। तो ये बात हो गया, इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लोग जानते ही हैं क्या होता है कि टू एवरी एक्शन देयर आर एग्जिस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। जैसे मान लो कि ये वाल होता है तो हमने जितना ही वाल पे फोर्स लगाएंगे उतना ही वाल भी हम पे लगाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, ये बात हम जानते ही हैं। हाँ, एक्शन एंड रिएक्शन जो फोर्स होते हैं उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो मान लो कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल ए है, दूसरा पार्टिकल बी है, मान लेते हैं कि ए ने बी पे फोर्स F लगाया तो B ने भी A पे कितना फोर्स लगाया होगा, F, ठीक है। तो यह जो दोनों फोर्स है, दिस पेयर इज कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ठीक है। यदि ये एक्शन होगा तो ये हमारा रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसी फोर्स का कुछ प्रॉपर्टी होता है। एक बात हम जानते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, पहली बात, दोनों का डायरेक्शन उल्टा होता है, दूसरी बात, तीसरी बात, यह दोनों एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों मस्ट है एक ही लाइन में होता है, ठीक है, और दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट होता है, ठीक है। जिस समय बी ने ए पे लगाया होगा सेम इंस्टेंट पे ए ने भी बी पे लगाया होगा, ठीक है। यही कुछ प्रॉपर्टी है जिसको हमने ऑलरेडी लिख दिए हुए हैं, ठीक है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गया, अपोजिट इन डायरेक्शन हो गया, एक्ट्स अलोंग द सेम लाइन हो गया एंड अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। हाँ, यदि कोई मान लीजिए आपसे ये पूछता है कि ए हो गया, ये बी, दो पार्टिकल है, एक पे फोर्स मान लो इधर लग रहा है और बी पे इधर लग रहा है, क्या ये दोनों कभी एक्शन रिएक्शन का पेयर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर मस्ट बी अलोंग द सेम लाइन, सेम लाइन के अलोंग होना चाहिए। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, इसी लाइन के अलोंग है,
है ना, एक ही लाइन के अलॉन्ग दोनों के दोनों फोर्स हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यह दोनों फोर्स एक लाइन के अलॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो यह जो है हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। देखो इस चैप्टर में हम लोग एक्चुअली ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं, तो हम लोग कुछ थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे हर टाइप का फोर्स, चाहे वो हमारे पास नॉर्मल फोर्स हो, चाहे टेंशन फोर्स हो, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने बता ही दिए कि यदि कोई बॉडी का मास m है, उस पे अर्थ के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा mg के बराबर होगा, डायरेक्शन ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है कि जब कभी भी दो बॉडी कॉन्टैक्ट में होता है तो नॉर्मल फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है, ठीक है। और हाँ, इसका कुछ प्रॉपर्टी भी है कि ये कब आएगा, बिकॉज यह कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब दो बॉडी कांटेक्ट में होगा तो नॉर्मल फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगा। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात, अभी हम लोग देखे थे दुनिया की कोई भी फोर्स हो वह चार टाइप के ही अंदर आता है। कौन कौन था वो, यदि मैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्स। ये कौन सा है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है यह कौन सा फोर्स है, तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हम लोग ये देख रहे हैं कि यदि दो बॉडी कांटेक्ट में होगा तो नॉर्मल फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है। हाँ, तो वो होता क्या है कि जो दो बॉडी का कांटेक्ट सरफेस है उस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज। क्या होता है ऑलवेज, परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस, ठीक है। ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस। कांटेक्ट सरफेस। चौथी बात देखो, मान लो कि हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पे ये ब्लॉक रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ब्लॉक का सरफेस और अर्थ का सरफेस कांटेक्ट में तो भैया यहाँ नॉर्मल फोर्स आया होगा। नॉर्मल फोर्स कैसे दिखाएंगे उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो मान लो ये हमारे पास अर्थ हो गया। जब कभी भी आपको ये सब फोर्स दिखाना हो ना, तो आप कुछ सेपरेशन करके दिखा दो ताकि आप फोर्स को दिखा सकते हो, ठीक है। अभी हमने क्या बोले कि जो कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि वो इसी लाइन के अलोंग होगा, है ना। कांटेक्ट सरफेस ये हो गया, उसके परपेंडिकुलर। अब देखो यहां से क्या पॉसिबल है, इस पे जो नॉर्मल फोर्स लगता है, एक तो टुवर्ड्स द बॉडी हो सकता है, दूसरा अवे फ्रॉम द बॉडी। दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऊपर की तरफ हो सकता है या नीचे की तरफ। तो ऑलवेज क्या रखना है, ऑलवेज टुवर्ड्स बॉडी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये हो गया ये नॉर्मल का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो सरफेस ने इस ब्लॉक पे नॉर्मल लगाया है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ब्लॉक ने भी सरफेस पे लगाया होगा, तो सरफेस पे जो नॉर्मल लगेगा वो इतना ही मैग्नीट्यूड होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ का एक्शन रिएक्शन पेयर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये नॉर्मल हो गया अर्थ के सरफेस पे, ये नॉर्मल इस ब्लॉक पे है, ठीक है। तो यही बात हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। पहली बात ये होगा। दूसरी बात, हाँ, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हम ये भी लिख लेंगे, या आपको पता ही होगा कि जो स्फेरिकल बॉडी होते हैं, ठीक है, या सर्कुलर बॉडी होता है, उस केस में नॉर्मल फोर्स होता है ऑलवेज सेंटर से पास होता है। स्फेरिकल बॉडी या सर्कुलर में कहां से पास होता है, सेंटर से, ठीक है। ये भी बात हो गया। तो इतना पॉइंट हमारे पास हो गया नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, नॉर्मल फोर्स कहां होता है, जब कभी दो बॉडी कांटेक्ट में होगा तो नॉर्मल आएगा। जितना कांटेक्ट होगा, जितना सरफेस कांटेक्ट में होगा उतना ही नॉर्मल। फॉर एग्जांपल यहां कितने नंबर ऑफ नॉर्मल होंगे, तो देखो एक कांटेक्ट यहां पे है, एक दूसरा कांटेक्ट यहां पे है, इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक, दो यहां पे, एक तीसरा नॉर्मल आएगा, यानी कि 3 नॉर्मल यहां हुआ, बिकॉज 3 कांटेक्ट सरफेस है ना। एक यहां पे कांटेक्ट बना रहा है, एक दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसको थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं। तो यदि हमें इसमें एक्चुअली नॉर्मल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाना है, ठीक है। जब कभी भी आपको एबीडी बनाना हो तो पहला काम होता है इस सभी के बीच में दूरियां बढ़ा दें, ठीक है। फिर जो फोर्स लग रहा है, जो हम लोग अभी सीखे हैं उसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि ये हमारे पास एक ब्लॉक हो गया। सेपरेशन जितना रहेगा उतना अच्छा डायग्राम, या यूं कहूं उतना अच्छा फोर्स को क्लियरली दिखा सकते हैं। देखो यदि मास m1 है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के कारण इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उस ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, m1g, डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया m2g, ठीक है। दूसरी बात, हमें नॉर्मल दिखाना है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमने दिखा दी। नॉर्मल क्या होता है, जब कभी दो सरफेस कांटेक्ट में होता है तो नॉर्मल एक्ट होता है। हाँ, नॉर्मल क्या होता है, ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जो भी कांटेक्ट सरफेस उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक तो यहाँ नॉर्मल आएगा, तो इस दोनों का जो कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, तो उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बताओ, ये हो गया नॉर्मल,
ठीक है, यह जो नॉर्मल है यह कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये नॉर्मल मान लो N1। देखो यह नॉर्मल इस ब्लॉक पर कौन लगाया है, ये ब्लॉक ने लगाया है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग यह ब्लॉक भी इस पे लगाया होगा। तो यदि आप उस पर नॉर्मल दिखाओगे तो हम दूसरे कलर से दिखा रहे हैं कि ये नॉर्मल इस पे N1 हो गया, सेम मैग्नीट्यूड हो गया, केवल डायरेक्शन ही उल्टा है। ये हो गया। दूसरा नॉर्मल कहाँ लगेगा, देखो जब ये दोनों कांटेक्ट में है, यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन का सरफेस और ये ब्लॉक कांटेक्ट में है, तो यहाँ भी नॉर्मल लगेगा। और नॉर्मल क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, जो इंक्लाइन सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। तो ये मान लो N2 इक्वल इन अपोजिट नॉर्मल, इस पे भी लगा होगा N2। ठीक है, यहाँ पे देखो तो जो भी इंक्लाइन सरफेस है उसके परपेंडिकुलर हो गया, और यहाँ पे एक नॉर्मल लग गया N3, फिर इक्वल इन अपोजिट नॉर्मल, यहाँ भी N3 लग गया। ठीक है, तो हमने क्या देखे कि जितने भी टाइप के फोर्स पॉसिबल थे, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, इसको हमने दिखाया। ठीक है, तो हमने देख लिया कि नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स को कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस ब्लॉक पे कितने नॉर्मल लग रहे हैं, N1 N2, और ठीक है इस ब्लॉक पे 2 नॉर्मल लग रहे हैं, इस पे भी 2 लग रहे हैं, है ना, N1 और N3 लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कहीं भी हमें नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करना हो तो ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग, थ्रेड या रोप। ठीक है, देखो जो हमारे सिलेबस में, या यूँ कहो कि सबसे पहले हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आइडियल स्ट्रिंग के बारे में, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं जो आइडियल स्ट्रिंग होते हैं वो मासलेस होते हैं, फ्रिक्शनलेस होता है, फ्लेक्सिबल होता है और इनएक्सटेंसिबल होता है। ठीक है, ये सब बात ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। ठीक है, हाँ, जब कभी भी कोई बॉडी स्ट्रिंग से कनेक्टेड होता है तो वहाँ टेंशन फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, तो यदि हम लोग थोड़ा सा टेंशन फोर्स के बारे में यहाँ बात करूँ, ठीक है, आइडियल स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी क्या क्या है ये तो मुझे पता चल गया, क्या क्या, मासलेस और फ्रिक्शनलेस, फ्लेक्सिबल और इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, ये हो गया। हाँ, ये भी हम देखेंगे जो आइडियल स्ट्रिंग होता है उस स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पर जो टेंशन फोर्स होता है वो सेम होता है। ठीक है, यदि कोई स्ट्रिंग मासलेस है तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन फोर्स सेम लगेगा। ठीक है, पहली बात हम ये बात कर लेते हैं कि टेंशन फोर्स होता क्या है। ठीक है, कब लगता है, तो देखो जैसे हमने देखे थे नॉर्मल कब लगता था, यदि 2 बॉडी कांटेक्ट में हो। टेंशन फोर्स कब लगेगा, यदि कोई बॉडी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो उस बॉडी पे स्ट्रिंग के कारण जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। ठीक है, टेंशन जिसको हम लोग तनाव भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। टेंशन फोर्स किस टाइप का फोर्स है, क्योंकि दुनिया के कोई भी फोर्स हो वो 4 टाइप में ही आ सकते हैं। कौन कौन, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर एंड वीक फोर्स। तो यह भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये हो गया। दूसरी बात, यदि आप लिखोगे कि टेंशन फोर्स ऑलवेज क्या होता है, कि ऑलवेज देखो यदि हमारे पास कोई एक मान लिया जाए, सिंपल केस ले लें कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है और इसको एक स्ट्रिंग से लटका दिया है। ठीक है, हमें क्या करना है, यह ब्लॉक क्या है, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इस ब्लॉक पे आप जब सोचोगे तो स्ट्रिंग कारण इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगेगा। ठीक है, दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स ऑलवेज क्या होगा, जो भी स्ट्रिंग है उसी लाइन में होगा। मतलब यदि मान लो कि हमारे पास ये स्ट्रिंग है तो इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा इस स्ट्रिंग कारण वो इसी लाइन में होगा, स्ट्रिंग के लाइन में ही होगा। हाँ, लाइन में फिर से 2 पॉसिबिलिटी है, अवे फ्रॉम बॉडी या टुवर्ड द बॉडी। तो टेंशन फोर्स ऑलवेज क्या होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ऑलवेज क्या होगा, अलोंग स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। समझ में आ गया ना, कि हम ये बोल रहे थे कि मान लिया जाए हमारे पास कोई एक ब्लॉक है, इसको स्ट्रिंग से कनेक्टेड कर दिए, तो हमारे पास क्या सिचुएशन है कि जब कभी भी ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड होगा तो टेंशन फोर्स तो लगेगा ही। अब उसको हमें दिखाना है तो एबीडी बनाना है इसका। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लॉक ले लिए, यही तो हमारा स्ट्रिंग था, तो यहाँ पर जो टेंशन फोर्स लगेगा वो स्ट्रिंग के लाइन में ही लगेगा। यदि स्ट्रिंग इस लाइन में है तो इसी लाइन में टेंशन फोर्स लगेगा। हाँ, दूसरी बात, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी हो, क्योंकि फोर्स इस पॉइंट पर इधर भी कोई सोच सकता है, कोई इधर भी सोच सकता है, टुवर्ड्स द बॉडी एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। तो कौन सा सही होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो यही बात हम बोले थे कि टेंशन फोर्स ऑलवेज किधर एक्ट होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ये बात हो गया। नेक्स्ट आता है हमें इसका एबीडी बनाना। एबीडी मतलब वी हैव टारगेट टू शो द ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक एंड सिस्टम। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसका एबीडी, देखो एबीडी आपको जब कभी भी बनाना हो तो पहला काम होता है दूरी बढ़ा देना, हर किसी के बीच में सेपरेशन दे दो ताकि फोर्स को आप इजीली दिखा सकते हो। ठीक है, तो मान लिया जाए हमने थोड़ा सा इसको सेपरेशन कर दिए, सबको अलग अलग कर दो, ये हो गया और ये हमारा पुल्ली हो गया,
ये हो गया, ये हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ठीक है, सबके बीच में दूरी आ गया। अब हमें क्या करना है, जो जो फोर्स लग रहा है उसको दिखा देते हैं। कौन कौन फोर्स लगेगा, देखो अर्थ के कारण एक ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लगा होगा, एक तो M1G हो गया, ये आपके पास M2G हो गया। अब देखो यह ब्लॉक इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना, तो स्ट्रिंग के कारण इस ब्लॉक पे भी फोर्स लगा होगा, ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग होगा तो इसी लाइन में, बट इस बॉडी से अवे फ्रॉम द बॉडी, तो बॉडी से अवे इधर हो गया, मान लो ये T1, ठीक है, या T मान लेते हैं, ये हो गया। इस स्ट्रिंग का एबीडी बनाओ, यहां पे यदि इस ब्लॉक पे इस स्ट्रिंग ने T टेंशन लगाया है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस ब्लॉक ने भी इस पे सेम फोर्स लगाया होगा T, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। हाँ, हम ये भी बताए थे कि यदि आइडियल स्ट्रिंग है, नहीं कुछ मेंशन है तो आइडियल ही है, तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन फोर्स का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यदि यहाँ पे भी T है तो यहाँ भी T, यहाँ भी T, यहाँ भी T, यहाँ भी T होगा, तो यहाँ भी T होगा। हाँ, यहाँ पे एबीडी बनाओ तो देखो यह जो स्ट्रिंग है इस पुली से भी कनेक्टेड है, इस पुली पे भी फोर्स लगाएगा अलोंग द स्ट्रिंग बट अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द पुली, इक्वल इन अपोजिट, यहाँ भी T लग गया, ठीक है। फिर यहाँ भी T हो जाएगा, और फिर आप सोचोगे तो हमारे पास ये स्ट्रिंग है, तो फिर से क्या होगा, क्योंकि स्ट्रिंग का हर पॉइंट पर टेंशन तो सेम ही होगा, ये भी T हो गया, ये भी T हो गया, ये भी T हो गया, ठीक है। अब देखो कि इस पुल्ली, देखो हम एक बात देखें कि यदि स्ट्रिंग सेम है तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा। इसमें कितने स्ट्रिंग का यूज हुआ है, कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग का यूज हुआ है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, ये सब बेसिक बातें हैं। कितने स्ट्रिंग है, देखो यहां से यहां एक स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा, कहीं भी ले लो यदि स्ट्रिंग आइडियल है तो। हाँ, ये दूसरा स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग का टेंशन और इस स्ट्रिंग का टेंशन डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग का टेंशन बताओ कितना होगा, मान लेते हैं T, इधर T1, तो अवे फ्रॉम द, देखो ऑलवेज लगेगा अलोंग द स्ट्रिंग, या जो टेंशन लगा है पुल्ली पे वो इस स्ट्रिंग का इसी लाइन में होगा, बट अवे फ्रॉम द पुल्ली होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, मान लेते हैं T1, फिर पुल्ली ने इक्वल एंड अपोजिट लगा होगा, फिर यहाँ T1, फिर यहाँ पे T1, ठीक है। दिस इज द एबीडी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमें इसका एबीडी बनाना काफ़ी इजी है, और मेनली इस चैप्टर का एबीडी लिखना ही होता है, मेन काम जो होता है इस चैप्टर का एबीडी लिखना ही, ठीक है। यदि आप एबीडी लिख लिए फिर तो सिंपल न्यूमेरिकल है या सिंपल फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो जब कभी भी आपको एबीडी बनाना हो तो पहला काम क्या होगा कि हर किसी के बीच में दूरी बढ़ा दो, सेपरेशन कर दो, सेपरेट कर दो। तो हमने इसको भी सेपरेट कर दिया और हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब देखो कौन कौन सा फोर्स लगेगा, सोचो इस का मास मान लो m है, तो एक mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना, ये तो लगा दिया। और क्या लगेगा, क्या यहाँ टेंशन फोर्स लगेगा, नहीं, बिकॉज स्ट्रिंग तो है ही नहीं। तो क्या नॉर्मल फोर्स लगेगा, हाँ, बिकॉज हम जानते हैं जब कभी दो बॉडी कांटेक्ट में होता है तो नॉर्मल फोर्स लगता है। तो यहाँ पे एक कांटेक्ट है तो यहाँ एक नॉर्मल, यहाँ एक नॉर्मल। नॉर्मल ऑलवेज क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, पहली बात। दूसरी बात टुवार्ड्स द बॉडी होता है, ठीक है। तो देखो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये हो गया, यानी कि इसी लाइन के अलॉन्ग होगा, तो इस पे हमें नॉर्मल फोर्स दिखाना है, इस रॉड पे, तो ऑलवेज क्या होगा, टुवार्ड्स द बॉडी, ये हो गया नॉर्मल। इस पे कौन नॉर्मल लगाया है, ग्राउंड या सरफेस ने इस पे नॉर्मल लगाया है, तो इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल सरफेस पे भी रॉड लगा दिया होगा। मान लेते ये n1 तो ये भी n1, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे भी लगेगा, बिकॉज रॉड का पॉइंट और ये सरफेस भी यहाँ कांटेक्ट में, यहाँ भी नॉर्मल लगेगा। तो यहाँ पे कैसे दिखाओगे, तो यहाँ पे एक नॉर्मल लग गया जो कि n2 मान लेते हैं। देखो ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यह जो नॉर्मल है जिस लाइन में वह इस वर्टिकल वाल के परपेंडिकुलर होगा। देखो वाल ने इस पे लगाया तो रॉड ने भी इस पे लगाया होगा n2, ठीक है। तो यह इस रॉड का एबीडी है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है कंस्ट्रेंट मोशन। देखो कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, कंस्ट्रेंट मोशन होता है कि मान लो कि यदि मैं चल रहा हूँ, मैं यदि वॉक कर रहा हूँ, तो हमारे साथ हमारा हाथ पैर सब कुछ मूव करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि कोई ट्रेन का इंजन मूव कर रहा है तो उसका हर बॉगी भी मूव करता है, ठीक है। तो यदि इंजन का वेलोसिटी मुझे पता है तो हम लोग बॉगी का वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसका जो भी कंपार्टमेंट है उसका वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो रिलेशन होता है, इस टाइप का जो मोशन होता है, दैट मोशन इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन। मतलब सिस्टम में किसी एक चीज का हमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन पता होता है, फिर कांस्टेंट रिलेशन के अकॉर्डिंग सिस्टम के किसी दूसरी पार्टिकल का भी हम लोग वेलोसिटी या एक्सेलरेशन यूज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम में किसी एक
पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मुझे पता है, बाय यूजिंग द कांस्टेंट रिलेशन इसी सिस्टम का किसी दूसरे पार्टिकल का भी हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, या एक्सेलरेशन या जो भी डिस्प्लेसमेंट है। तो इस टाइप का जो रिलेशन होता है, इस टाइप का जो मोशन होता है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट मोशन। ठीक है, मान लो कोई ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन के इंजन का स्पीड मुझे पता है, तो कंपार्टमेंट, हर कंपार्टमेंट का उतना ही स्पीड होगा। तो देख रहे हो, एक रिलेशन मुझे पता चल गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट मोशन। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट। ऑलरेडी हम सब कुछ जानते ही हैं, नॉर्मल लाइफ में हम लोग जो जो जानते हैं उसी बात को हम लोग यहाँ स्टडी भी करेंगे। देखो, यदि हमारे पास आइडियल स्ट्रिंग है, हमने ऑलरेडी एज्यूम किए थे कि आइडियल स्ट्रिंग का जो लेंथ होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट का पहला पॉइंट यही होता है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, देखो यदि मान लो कि हमारे पास स्ट्रिंग है ये, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग का एक पॉइंट मान लो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये। ठीक है, इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर v1 है और इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर v2 है। ये एंगल मान लो स्ट्रिंग से θ1 बना रहा है, ये θ2। ठीक है, हमने क्या बोले कि इस पॉइंट पे जो इस स्ट्रिंग का जो, ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग का जो ये वाला पॉइंट है उसका स्पीड इधर है और इसके साथ θ1 एंगल बना रहा है। इसी इंस्टेंट पे इसका इधर वेलोसिटी v2 और ये θ2 एंगल बना रहा है। हमारा टारगेट क्या है, मान लेते हैं ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2, और हम लोग क्या जानते हैं कि 1 एंड 2 के बीच में दूरी कभी चेंज होगा, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज, कभी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन, इस दोनों के बीच में दूरी न ही बढ़ रहा है न ही घट रहा है। इसका मतलब है कि इस दोनों के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन इज इक्वल टू क्या है, 0 है। और आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन लिखने तो आता ही होगा। कैसे लिखते हैं हम लोग, सबसे पहला काम होता है कि जो भी वेलोसिटी है उसको दो कंपोनेंट या दो पार्ट में ब्रेक करना होता है। एक तो दोनों पॉइंट के मिलाने वाले लाइन के अलोंग, दूसरा परपेंडिकुलर। इस v1 का एक कंपोनेंट ये हो गया v1 cos θ1, दूसरा ये v1 sin θ1। सेम वे में यहाँ भी सोचो, v2 का एक कंपोनेंट v2 cos θ2 हो गया और ये वाला कंपोनेंट v2 sin θ2। ठीक है, और एक बात आप जानते ही होंगे कि जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन लिखते हैं वह इस दोनों पॉइंट के मिलाने वाले लाइन के अलोंग के वेलोसिटी के कारण। ठीक है, यानी कि अप्रोच या सेपरेशन के लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, ये और ये और इसके कारण कोई अप्रोच या सेपरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच कुछ भी लिख लो, दैट इक्वल टू 0 कर दो। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे लिखो, तो यदि हम लोग क्या करें, इस पॉइंट को रोक दें, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पॉइंट 2 जो है इसका जो वेलोसिटी है v2 cos θ, उसके कारण ये 1 से दूर जाएगा, तो v2 cos θ2 माइनस, अब देखो इसको रोक दो। अप्रोच या सेपरेशन लिखना आपको आता होगा, क्या करते हैं 1 by 1 लिखते हैं, एक को रोक देते हैं, दूसरा इससे दूर जा रहा है, हमें लिखना क्या था सेपरेशन, तो दूर जा रहा है तो हमने प्लस साइन लिख दिया। अब इसको रोक दो, इसके ये नजदीक आ रहा है ना v1 cos θ1 से, मुझे लिखना सेपरेशन है बट इसके अप्रोच कर रहा है, ये तो अप्रोच कर रहा है, लिखना सेपरेशन है, उल्टा है, इसलिए माइनस साइन हम लिख रहे v1 cos θ1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, v2 cos θ2 इज इक्वल टू v1 cos θ1। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने क्या देखे कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है अलोंग द स्ट्रिंग v1 cos θ1 और इस पॉइंट का जो स्पीड है अलोंग द स्ट्रिंग, यह दोनों क्या होगा, सेम होगा। यही स्ट्रिंग कांस्टेंट का दूसरा पॉइंट है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑन द स्ट्रिंग अलोंग द स्ट्रिंग इज सेम। ठीक है, तो ये बात हम लोग लिख लेते हैं कि इस पॉइंट को हम स्पीड ऑफ एनी पॉइंट speed of any point along speed of any point। ठीक है, यदि हम लोग इसको लिखें तो स्पीड ऑफ एनी पॉइंट ऑन स्ट्रिंग along स्ट्रिंग इज सेम, है ना। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कि स्पीड ऑफ एनी पॉइंट, स्ट्रिंग के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उसका अलोंग द स्ट्रिंग जो होगा वो स्पीड सेम होगा। ठीक है, मान लो कि हमारे पास स्ट्रिंग है, इस पॉइंट का अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड मान लो 8 मीटर पर सेकेंड है, तो इस पॉइंट का जो स्पीड होगा अलोंग द स्ट्रिंग, ये भी 8 मीटर पर सेकेंड होगा। इस पॉइंट का भी अलोंग द स्ट्रिंग 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पे अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ये तो जस्ट
समझने के लिए हमने लिखे थे। हमारे पास यह दो स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पुल्ली कांस्टेंट। पुल्ली कांस्टेंट क्या है, देखो हम लोग जानते ही है। मान लिया जाए कि ये एक पुल्ली है और यहाँ से एक स्ट्रिंग ले लिए, इस पुल्ली से होते हुए इधर ला लिए, ठीक है। मान लो कि हम लोग इसको x से डिस्प्लेस किए, इस एंड को x मीटर नीचे लाए और इस एंड को भी x मीटर नीचे लाए, ठीक है। सिचुएशन तो समझ में आ रहा है कि हमारे पास क्या है कि एक पुल्ली है और एक स्ट्रिंग ले लिए, पुल्ली के ऊपर होते हुए यहाँ तक आया, ठीक है। इस एंड को भी x मीटर नीचे ला रहे हैं और इस एंड को भी x मीटर नीचे ला रहे हैं, ठीक है। दोनों एंड को x मीटर से नीचे ला रहे हैं, तो पुल्ली कितने से नीचे आएगा, x मीटर से ही तो आएगा, ठीक है। क्लियरली विजुलाइज हो रहा है। यदि यह दोनों एंड x से नीचे आएगा तो पुल्ली भी x से आएगा। इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, यदि हम लोग जनरलाइज में देखें तो हमने क्या देखे, दिस x प्लस x, ये एक्चुअली कितना डिस्प्लेस किया है, x प्लस x बाई 2, यही ना। तो मान लो कि इस एंड का डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं इधर x1 होता और इधर x2 होता, पुल्ली का डिस्प्लेसमेंट xp होता, तो कितना लिखते हैं xp इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, है ना। वेक्टोरली हम लोग लिखेंगे। ये हमारे पास हो गया पुल्ली कांस्टेंट। ये तो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन हो गया। सेम वे में इसको आप डिफरेंशिएट कर दो। मान लो इस एंड का वेलोसिटी v1 हो गया और इस एंड का वेलोसिटी v2 है, तो पुल्ली का वेलोसिटी vp आ जाएगा। तो vp वेक्टर इक्वल टू कितना लिखोगे, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर बाई 2, ठीक है। सेम वे में यदि इस एंड का एक्सेलरेशन a1 हो गया, मान लो इधर का एक्सेलरेशन a1 है, इधर का एक्सेलरेशन a2 है और पुल्ली का एक्सेलरेशन ap है, तो ap वेक्टर बराबर कितना लिखते हैं, a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ रिलेशन है, ठीक, काफ़ी इजी है। इस दोनों एंड के डिस्प्लेसमेंट का एवरेज हम लोग ले रहे हैं, है ना। x1 वेक्टर प्लस x2 वेक्टर बाई 2, इस दोनों एंड के वेलोसिटी का एवरेज बोल देंगे पुल्ली का वेलोसिटी। इधर का एक्सेलरेशन a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर बाई 2 इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुल्ली, ठीक है। हाँ, वेक्टर साइन है ऑलवेज, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ही ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुल्ली कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। इसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ क्वेश्चन है कि हमें क्या गिवन है कि एक पुल्ली है और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग है, सोचो। यहाँ से यहाँ एक स्ट्रिंग, ये दो स्ट्रिंग का यूज हुआ है, ठीक है। अब एक हमारे पास पुल्ली है जिसको इस स्ट्रिंग से लटका हुआ है और यहाँ से यहाँ एक स्ट्रिंग होते हुए यहाँ आ रहा है और इस पॉइंट को हम लोग क्या करें, 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे खींच रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड वी, इस एंड का वेलोसिटी चाहिए। काफ़ी ईजी है। यदि आप स्ट्रिंग कांस्टेंट से सोचोगे तो भी बना लोगे। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या कहता है, पहला पॉइंट, स्ट्रिंग के टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो देखो, यदि आप इस पॉइंट को 5 मीटर से नीचे ला रहे हो, मान लेते हैं टोटल लेंथ इस स्ट्रिंग का तो कांस्टेंट ही होगा, तो यह कितने से ऊपर चला गया होगा, 5 मीटर से, ठीक है। तो यदि इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब हुआ 1 सेकेंड में यह 5 मीटर से नीचे आ रहा है, तो 1 सेकेंड में यह कितने से ऊपर जा रहा है, 5 मीटर से ऊपर जा रहा है। तो इसका स्पीड कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी यदि हम स्ट्रिंग कांस्टेंट से बोले तो 5 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ आ रहा है ना, ऊपर की तरफ। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, उसको भी थोड़ा हम लोग एनालाइज कर लें। तो देखो, यदि हम लोग पुल्ली कांस्टेंट से सोचें, हम लोग क्या जानते हैं कि ये पुल्ली है, तो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली वेक्टर इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर बाई 2। देखो, वेक्टर है, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि पुल्ली का जो भी डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का, उसको पॉजिटिव एज्यूम कर लेते हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। हम लोग यहाँ क्या किया, नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। हाँ देखो, क्या यह पुल्ली मूव करेगा, नहीं, क्योंकि यह पुल्ली तो इस स्ट्रिंग से लटका हुआ है, यह पुल्ली ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। यह पुल्ली फिक्स है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पुल्ली तो 0 हो गया। इसके लिए लिखो, ये नीचे जा रहा है कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से, नीचे डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो +5 प्लस इस पॉइंट का वेलोसिटी मान लेते हैं वीवी है, हमने एज्यूम कर लिया वीवी है। हाँ, किधर मान लेते हैं कि ये नीचे जा रहा होगा, ऐसे हमने एज्यूम कर लिया वीवी है, नीचे डायरेक्शन पॉजिटिव तो प्लस वीवी बाई 2। यहाँ से कितना आ जाएगा, वीवी इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस साइन है, मतलब पॉजिटिव यदि नीचे है तो निगेटिव ऊपर हो गया, यानी कि यह जो पॉइंट है ऊपर जाएगा कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो, स्ट्रिंग कांस्टेंट एज वेल एज पुल्ली कांस्टेंट से, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब इसमें सोचो, हमें क्या गिवन है कि इस टाइप का अरेंजमेंट है एंड वी हैव टारगेट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस, ठीक है। हम लोग पुल्ली कांस्टेंट यहाँ यूज करेंगे। देखो, यह पॉइंट कितने से, यह जो ब्लॉक बी है वो कितने से नीचे जा रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड। हाँ, इसका कितना वेलोसिटी होगा, हम लोग क्या जानते हैं कि स्ट्रिंग, यह वाला जो पार्ट है स्ट्रिंग का, यह तो फिक्स्ड पॉइंट से कनेक्टेड है, यह तो मूव कर ही नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इस पुल्ली का जो ये वाला पार्ट है, इसका वेलोसिटी 0 हो गया और ये 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये 6 से नीचे जा रहा है।
तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करना पड़ेगा, तो हम लोग नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं। तो इस पुली का मान लेते हैं ये पुली नंबर 1 है, ये पुली नंबर 2, इस पुली का कितना स्पीड होगा, मान लेते हैं नीचे की तरफ गया Bp2, तो Bp2 इक्वल टू कितना लिखोगे बताओ, पुली कांस्टेंट का फॉर्मूला यूज करो। इस पुली का जो दोनों एंड पे स्ट्रिंग है उस दोनों का वेलोसिटी का सम डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो यहाँ का वेलोसिटी 0, यहाँ का 6, तो 0 + 6/2, हाँ +6 लिए क्योंकि नीचे को हमने पॉजिटिव माने, तो ये 3 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। इसका मतलब है कि यह पुली कितने से नीचे जाएगा बताओ, यह जो पुली है वो नीचे जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, यदि यह पुली 3 मीटर पर सेकेंड से नीचे जाएगा तो इस पुली से जो यह स्ट्रिंग कनेक्टेड है ये कितने से नीचे जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड से, है ना। यह पुली इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, जितना नीचे पुली आएगा उतना ये भी स्ट्रिंग नीचे आएगा। अब इस पुली के लिए सोचो, यह पुली तो फिक्स है, फिक्स्ड स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इसका तो वेलोसिटी 0 है। ठीक है, और मान लेते हैं कि या किसी भी डायरेक्शन, मान लेते हैं ये नीचे गया होगा, वैसे पता चल रहा है कि यदि ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, बट हमने एज्यूम कर लिया इस डायरेक्शन में गया। अब इसके लिए पुली कांस्टेंट यूज करो, वेलोसिटी ऑफ पुली इसका तो 0 है, 0 इज इक्वल टू इसके ये एंड का वेलोसिटी लिखो, नीचे की तरफ जा रहा है प्लस साइन 3 लिख लिए, इसको भी हमने नीचे एज्यूम किए थे Va/2, तो ये हमारे पास Va इज इक्वल टू कितना आ गया, -3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका जो स्पीड आ रहा है -3, माइनस मतलब नीचे पॉजिटिव था तो निगेटिव किधर होगा, ऊपर की तरफ, यानी कि यह जो है ऊपर जा रहा होगा कितने से, 3 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो स्ट्रिंग एंड पुली कांस्टेंट को यूज करके हमने क्या किया, फाइंड कर लिया वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन होगा। इसको कांस्टेंट क्यों बोले, देखो इस सिस्टम में किसी एक का वेलोसिटी गिवन था, किसी दूसरे का पूछ रहा था। ठीक है, इस टाइप के सिचुएशन को कांस्टेंट मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस, इसका हमें एक्सेलरेशन निकालना है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट का यूज करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आप सोचो कि हमारे पास एक यह है जो भी ब्लॉक टाइप का है, यहाँ एक पुल्ली है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ आ रहा है और एक ब्लॉक भी है। ठीक है, यह दोनों हर समय कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, तो एक्चुअली होगा क्या, आप खुद सोचो कि जो जो ये आगे जाएगा, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ए है, ऐसा गिवन है, मान लेते हैं कि यह 1 सेकेंड में ए मीटर से आगे जाता है, ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, तो जितना ये आगे जाएगा उतना ही ये ब्लॉक बी भी आगे गया होगा 1 सेकेंड में ए मीटर से, है ना। जितना ये आगे जाएगा उतना ही ये जाएगा। अब एक चीज सोचो, जितना ये आगे जाएगा उतना से ये स्ट्रिंग ढीला होगा, है ना, ए से स्ट्रिंग लूज हो गया, लेकिन यह जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग का टोटल लेंथ तो कांस्टेंट होगा, तो जितना से ये लूज होगा उतना ही से ये नीचे गया होगा ताकि टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, यानी कि ए मीटर से ये नीचे गया होगा। तो हम लोग क्या देखें कि यदि मान लो ये x मीटर से इधर जा रहा है बड़ा वाला ब्लॉक, तो b इधर जाता है x से और नीचे भी x से आएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि यदि इसका एक्सेलरेशन a इधर से है इस डायरेक्शन में, तो b का एक्सेलरेशन क्या क्या होगा, इधर a होगा और इधर नीचे की तरफ भी a होगा। तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, √2a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या √2a हो गया। ठीक है, तो ये भी एक कांस्टेंट मोशन है, कांस्टेंट रिलेशंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा काम क्या है, यहाँ पे क्या गिवन है, देखो कि यह जो ब्लॉक है 12 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है। देखो ये हमारे पास क्या है कि 2 फिक्स्ड वॉल टाइप का, एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, इसमें एक कोई बीड है और स्ट्रिंग के हेल्प से कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है, और ये 12 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है। एंड वी हैव टारगेट टू फाइंड द स्पीड ऑफ दिस बीड्स। कैसे निकालोगे बताओ, यह स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कांस्टेंट लगा देते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या करता है कि स्ट्रिंग के किसी भी 2 पॉइंट पर अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे यह जो बीड है इसके पास देखो, यह बीड के पास नेट वेलोसिटी किधर है, नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इसका भी, क्योंकि इस बीड से स्ट्रिंग का वह पार्ट जो बीड से कनेक्टेड है उसका भी स्पीड इधर ही होगा, है ना। मान लो ये बीड्स है और यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट सोचो, यह तो बीड्स के साथ ही आगे जा रहा है, तो यदि बीड्स का वेलोसिटी इधर है तो इसका भी इधर हो गया, तो इस पॉइंट पर जो स्ट्रिंग है इसका भी वेलोसिटी इधर होगा v से। ठीक है, हाँ, अब स्ट्रिंग कांस्टेंट का दूसरा पॉइंट याद करो कि स्ट्रिंग के किसी भी 2 पॉइंट पर अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड सेम होता है। यदि इसका नेट वेलोसिटी v इधर है तो इसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा बताओ, v cos of 37 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 4v/5।
है ना। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या कहता है, स्ट्रिंग के किसी भी 2 पॉइंट पर अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड सेम होगा। यदि यहाँ पर अलोंग द स्ट्रिंग 4v/5 है तो यहाँ भी कितना होगा 4v/5 ही, और यहाँ गिवन कितना है 12, तो हम लोग लिख रहे हैं 4v/5 इक्वल टू 12, तो v इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो बिट्स जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका स्पीड कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वेज कांस्टेंट। अभी तक हमने स्ट्रिंग कांस्टेंट, पुली कांस्टेंट, नेक्स्ट हमारे पास वेज कांस्टेंट। वेज कांस्टेंट क्या कहता है कि यदि कोई 2 बॉडी कांटेक्ट में होता है तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ बॉडी आर द सेम। ठीक है, ये बात हम लिख भी लेते हैं कि वेज कांस्टेंट के अलोंग क्या के अकॉर्डिंग क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट, velocity, displacement, velocity and acceleration of both contact surface along common normal are same। ठीक है, जो 2 बॉडी कांटेक्ट में है उस दोनों बॉडी का कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सेम होगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास मान लो कि एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में है ना। मान लो कि दूसरा ये है, ठीक है, ये ग्राउंड पे है। ठीक है, ये दोनों कांटेक्ट में है। अब ऐसे सोचो कि मान लेते हैं इसका वेलोसिटी इधर v1 है और इसका मान लेते हैं कि इसका जो है इधर v2 है। ठीक है, मान लो कि यह θ1 एंगल पे है और ये θ2 एंगल पे है, तो स्ट्रिंग ये वेज कांस्टेंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए यहाँ कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। जो 2 बॉडी कांटेक्ट में है उस दोनों का कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, अब देखो v1 का कंपोनेंट कॉमन नॉर्मल के अलोंग निकाल लो तो कॉमन नॉर्मल तो यही होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका हो जाएगा ना। ये कांटेक्ट सरफेस ये है, इसका परपेंडिकुलर तो हॉरिजॉन्टल हो गया, तो इस v1 का कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन कितना हो गया v1 cos θ1। v2 का कंपोनेंट लिखो v2 cos θ2, तो अकॉर्डिंग टू वेज कांस्टेंट क्या लिखेंगे v1 cos θ1 इक्वल टू v2 cos θ2। यही हमारा वेज कांस्टेंट कहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया कि यह जो v1 है इसका कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग लिख लो। ठीक है, तो v1 cos θ1 इसका कॉमन नॉर्मल या हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग v2 cos θ2 अकॉर्डिंग टू वेज कांस्टेंट, यह दोनों बराबर होंगे तो हमने बराबर कर दिया। ठीक है, इस पे बेस्ड हमने एक क्वेश्चन भी लिए। तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास क्या सिचुएशन है कि हमारे पास 2 कुछ ब्लॉक हैं, ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ए एक्सिस से, और ये जो ये इधर जाएगा ये क्या करेगा नीचे गिरते जाएगा। ठीक है, विजुअलाइज हो रहा है, ये हमारे पास सीन है। ठीक है, तो अब एक्चुअली क्या होगा कि हमें ए और बी में रिलेशन निकालना है। देखो जब कभी भी 2 ब्लॉक या वेज कांटेक्ट में हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वेज कांस्टेंट। देखो कॉमन नॉर्मल क्या हो गया इसका, ये होगा कॉमन नॉर्मल, तो इसके अलोंग इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम होगा, कंपोनेंट ही तो लेना है। तो मान लो ए एक्सेलरेशन हो गया तो इसका एक्सेलरेशन मान लो कि ये ए है। ठीक है, ये तो हॉरिजॉन्टली है ना, ये इधर ए हो गया। अब सोचो ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो ए का कंपोनेंट इसके अलोंग कितना आ गया, ए कॉस थीटा। सही है, तो इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग द कॉमन नॉर्मल, इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है उसका कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन ए कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अब ये सोचो बी का एक्सेलरेशन किधर है, बी तो नीचे की तरफ आ रहा है ना। इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वेज का वो ठीक नीचे की तरफ है। अब ये चीज़ सोचो कि यह एंगल थीटा है, तो यह यदि ये एंगल थीटा बना रहा है इसके साथ, तो ये एंगल भी थीटा, तो ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। अल्टरनेट एंगल ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बी का कंपोनेंट इस लाइन, कॉमन नॉर्मल तो यही है, कॉमन नॉर्मल इसके अलोंग लिखो, तो बी कॉस ऑफ कितना लिखोगे, बी कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। ये दोनों इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू वेज कांस्टेंट। इसका एक्सेलरेशन कॉमन नॉर्मल के अलोंग लिखो, इसका एक्सेलरेशन कॉमन नॉर्मल के अलोंग लिखो, दोनों को इक्वेट कर दो, तो क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, है ना। तो ए इज इक्वल टू बी टेन थीटा। ये हमारे पास वेज कांस्टेंट आ गया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि यदि मान लो कोई एक बॉडी है
और उस बॉडी पर हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो क्या होगा, यदि बॉडी रुका हुआ है तो रुका ही रह जाएगा, यदि कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एज इट इज मूव करते रहेगा। ठीक है, ये हम लोग जानते ही हैं। यही बात न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट भी है, ए पार्टिकल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ए यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय नेट फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी मैथमेटिकली दिखा सकते हैं कि यदि किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो गया तो उसका एक्सेलरेशन जीरो, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि या तो जीरो है स्टार्टिंग में, यानी कि रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, यदि मूव कर रहा है तो सेम वेलोसिटी से एज इट इज मूव करते रहेगा। ठीक है, यही हो गया। हाँ, यहाँ पे एक बात और हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। ठीक है, यदि किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होगा तो इसका मतलब है कि वह बॉडी क्या चीज़ है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड एंड वॉल। देखो यह जो ब्लॉक है, ठीक है, यह जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के लिए आप सोचो। ठीक है, मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का मास भी गिवन होगा, मान लेते हैं कि 5 kg का। ठीक है, इस फोर्स की वजह से यह ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि यह जो ब्लॉक है इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब हुआ कि इस ब्लॉक पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा, इसका एफबीडी बनाना। यदि आप इसका एफबीडी बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो सबसे पहला काम आपका होगा इस सभी को सेपरेट कर दें, कुछ डिस्टेंस पे शो कर दें। यदि आप कुछ डिस्टेंस पे शो करोगे तो कुछ ये होगा। ठीक है, देखो ये फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, ये आपके पास है 100 न्यूटन का है और ये है 37 डिग्री। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट ले लो, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। तो इसका ये वाला कंपोनेंट 100 cos 37 हो गया और ये वाला कंपोनेंट हो गया 100 sin 37। ठीक है, इस पे एक अपना एक mg भी लगेगा 5 × 10। एक ग्राउंड के द्वारा नॉर्मल मान लेते हैं कि n1, वॉल के द्वारा यहाँ लगेगा n2। ठीक है, यही n1 n2 निकालना है। ठीक है, तो इस बॉडी पे यदि आप फोर्स दिखाओगे तो कौन कौन सा फोर्स आ रहा है, तो देखो इस पे यदि मैं इसी चीज़ को दिखा दूँ तो कितना लिखूंगा, तो 100 sin 37 कितना हो गया, sin 37 3/5, ये 60 न्यूटन, ये हमारे पास 80 न्यूटन। ठीक है, तो इसी चीज़ को यदि मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे कितना लग रहा है, 60 न्यूटन, और यहाँ पे है ना वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 60 न्यूटन, तो इसको मैंने यहाँ दिखा दिया। इधर 80 न्यूटन तो मैंने इसको इधर दिखा दिया। ठीक है, ये तो जस्ट दिखाने के लिए था, तो इसको हम लोग अब हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी फोर्स था उसका हमने दो कंपोनेंट ले लिए, एक हॉरिजॉन्टल जो कि 80 न्यूटन आ गया 100 cos 37, वर्टिकल 60 न्यूटन। ठीक है, ये हाई इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होगा, तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जीरो होगा एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि यह किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम में हर डायरेक्शन में था, हर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो कब होगा, जितना ये फोर्स लगा रहा हो उतना ये भी लगना चाहिए, तो N2 = 80 न्यूटन। एक तो ये हो गया कि यह वाल ने इस पे इतना नॉर्मल लगाया होगा। इसके लिए सोचो कि इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करना है, इसका मतलब जितना नीचे फोर्स लग रहा होगा इस ब्लॉक पे उतना ही ऊपर। नीचे कितना लग रहा है, 60 + 50 कितना हो गया, 110 न्यूटन, यानी कि ग्राउंड भी उतना ही लगाया होगा, दैट इज इक्वल टू 60 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 110 न्यूटन। ठीक है, तो ग्राउंड ने इतना नॉर्मल लगा दिया, वॉल ने इतना लगाया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में कितना तनाव आएगा ये निकालना है। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा, जो भी ब्लॉक है इसका एफबीडी बना लो। तो इस ब्लॉक का एफबीडी आप कैसे बनाओगे बताओ, हमारे पास ये हो गया, ये ब्लॉक हो गया। हाँ, इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो 50 न्यूटन। ठीक है, और अब देखो यह स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग ने भी यहाँ पे टेंशन लगाया होगा। टेंशन क्या होगा, स्ट्रिंग के लाइन, यदि स्ट्रिंग वर्टिकल इस डायरेक्शन इसी लाइन में लगेगा, हाँ बॉडी से अवे या टुवर्ड, तो टेंशन फोर्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, इसी लाइन में लगा, देख रहे हो स्ट्रिंग के लाइन में ही, बट अवे फ्रॉम द बॉडी। हाँ, यह बॉडी क्या है, यह जो ब्लॉक है क्या मूव कर रहा है या रुका हुआ है, रुका हुआ है, रुका हुआ है, इसका मतलब नेट फोर्स इस पे जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो कब होगा, जितना नीचे उतना ही ऊपर, तो T = 50 न्यूटन। ठीक है,
इसमें आप समझो यह भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है, नेट फोर्स 0। यदि आप इसका एबीडी बनाओगे तो ये आपके पास 2 kg का ब्लॉक है, ये आपके पास स्ट्रिंग है, ये आपके पास 5 kg का ब्लॉक है, ये आपके पास स्ट्रिंग है ना। सबको मैंने अलग अलग कर दिया। अब देखो एक बात हम ये भी जानते हैं कि यदि हमें नहीं कुछ गिवन है, इसका मतलब ये आइडियल स्ट्रिंग है। आइडियल स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पर टेंशन फोर्स क्या होता है, सेम होता है। सेम स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पर टेंशन सेम होता है यदि स्ट्रिंग आइडियल हो। यानी कि यहाँ पर जितना टेंशन उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, वहाँ इतना। यहाँ से यहाँ एक ही स्ट्रिंग है तो इसके हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा, लेकिन ये डिफरेंट स्ट्रिंग है ना। ये और ये दोनों डिफरेंट है, यानी कि यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो अब इसमें देखो आप कि हम लोग एबीडी बना लें, तो यहाँ मान लेते हैं T1 लगा है ना, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। इस एक तो ये 20 न्यूटन हो गया। और यहाँ पे देखो इस स्ट्रिंग ने इस पे भी, इस ब्लॉक पे भी लगाया होगा टेंशन फोर्स। किधर होगा, इस स्ट्रिंग के कारण भी यहाँ टेंशन लगेगा, तो अलोंग द स्ट्रिंग, इस टेंशन इस स्ट्रिंग के अलोंग में, बट अवे फ्रॉम द बॉडी इधर हो गया है ना। ये T1 हो गया। जितना यहाँ पे लगेगा उतना ही यहाँ पे भी लगेगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे एक इसका अपना mg भी लगेगा 50 न्यूटन का है ना। इस स्ट्रिंग ने इस पे भी टेंशन लगाया होगा, अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, ये T2 हो गया। बॉडी इक्विलिब्रियम में ये भी ब्लॉक, ये भी ब्लॉक, यानी कि इस पे भी नेट फोर्स 0, इस पे भी नेट फोर्स 0। इस पे नेट फोर्स 0, इसका मतलब जितना नीचे फोर्स उतना ही ऊपर। नीचे कितना लग रहा है 20, ऊपर 20 लगा होगा, यानी कि T1 इक्वल टू 20 न्यूटन है ना। अब इस पे सोचो 5 kg ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ कितना, T1 की वैल्यू हमने निकाल लिया 20 न्यूटन, तो नीचे की तरफ कितना लग रहा है 50 + 20 70 न्यूटन। और इस पे नेट फोर्स 0 करना है, इसका मतलब जितना नीचे उतना ही ऊपर, यानी कि ऊपर जो लगा होगा वो 70 न्यूटन लगा होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जितने भी स्ट्रिंग है हर स्ट्रिंग में हमने टेंशन फोर्स का वैल्यू निकाल लिया। चलो नेक्स्ट हमारे पास ये सिचुएशन है कि फाइंड टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग। यहाँ कितने स्ट्रिंग यूज हुआ है बताओ। यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ से यहाँ, ये दूसरा स्ट्रिंग, ये तीसरा स्ट्रिंग, 3 स्ट्रिंग है। तो यहाँ से यहाँ यदि यह आइडियल स्ट्रिंग है, इसके हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा। यहाँ से यहाँ सेम होगा, बट इस स्ट्रिंग का टेंशन और इसका टेंशन डिफरेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी डिफरेंट होगा। यदि आप इसका सबसे पहला काम तो यही होगा, एबीडी बना लूँ तो सबको अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया और ये हमारे पास हो गया, ये तो फिक्स्ड है। और ये हमारे पास हो गया और ठीक है ये हो गया, और यहाँ से यहाँ 2 kg। ठीक है, और यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, और ये है ना। अब हम लोग दिखा देते हैं टेंशन। देखो इस पे एक तो 20 न्यूटन लगा। ठीक है, ये हमें हाँ गिवन है क्वेश्चन में कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। यदि इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, इसका मतलब है कि नेट फोर्स क्या एक्ट होगा, 0 होगा। देखो एक 20 लग गया, और मान लेते हैं कि यहाँ पे T लगा है टेंशन। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इस ब्लॉक का एबीडी बना रहे हैं, एक तो mg लग गया, और इस स्ट्रिंग का इस पे टेंशन लगेगा तो अवे फ्रॉम द बॉडी, ऊपर की तरफ अलोंग द स्ट्रिंग, यही हो गया। ठीक है, इस पुल्ली पर बनाओ एबीडी बनाओगे इस पुल्ली पे, तो एक टेंशन नीचे की तरफ लगेगा, इस पे भी इधर लगेगा। इस स्ट्रिंग के कारण इस पे टेंशन अवे फ्रॉम द पुल्ली, ये हो गया अवे फ्रॉम द पुल्ली एंड अलोंग द स्ट्रिंग, यही हो गया। अब यहाँ पे सोचो, मान लेते हैं T1 लग गया, तो यहाँ भी T1, यहाँ भी T1 है ना, ये हमारे पास हो गया। अब देखो इस पुल्ली पे ये टेंशन तो दिखा दी, बट यह पुल्ली इस स्ट्रिंग से भी कनेक्टेड है, यह स्ट्रिंग भी इस पे टेंशन फोर्स लगाया होगा अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, ऊपर की तरफ। ठीक है, यह है क्या, ब्लॉक पुल्ली सब इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स 0। यदि यह इक्विलिब्रियम है तो इस पे नेट फोर्स 0, जितना नीचे उतना ही ऊपर। नीचे कितना लग रहा है 20, ऊपर कितना लग रहा है इस पे फोर्स, इस स्ट्रिंग के द्वारा T, यानी कि T इक्वल टू कितना हो गया 20 न्यूटन। ठीक है, अब सोचो ये भी 20 आ गया और ये भी 20 न्यूटन आ गया, तो ये कितना होगा T1। देखो यह जो पुल्ली है यह इक्विलिब्रियम है, तो पुल्ली पर नेट फोर्स क्या होगा 0, तो जितना नीचे पुल्ली पर फोर्स लगेगा उतना ही ऊपर। नीचे कितना लग रहा है 20 + 20 40, यानी कि ऊपर भी 40, तो T1 का वैल्यू 40 न्यूटन, यानी कि ये भी 40 न्यूटन हो गया और ये भी 40 न्यूटन हो गया है ना। T1 यहाँ से यहाँ जितने भी यहाँ से यहाँ स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा। अब यह पुल्ली भी इक्विलिब्रियम है, तो इस पे भी नेट फोर्स 0, जितना नीचे इस पुल्ली पे उतना ही ऊपर। तो इस पुल्ली पर नीचे क्या क्या लग रहा है, एक तो इधर लग रहा है 40 न्यूटन है ना, ये T1, और एक तो ये लग रहा है 40 न्यूटन और ये T2। अब बताओ यह इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स 0, जितना नीचे उतना ऊपर, तो T2 इक्वल टू कितना आ गया 80 न्यूटन।
तो हमने क्या देखे, इस स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन 20 न्यूटन हो गया, इस स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग के हर जगह 40 न्यूटन और इस स्ट्रिंग में 80 न्यूटन। ठीक है, देखो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू नेट फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, ये सही भी है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा जानते ही हैं F बराबर क्या होता है। यदि मैं यहाँ लिखूँ F बराबर dp/dt, P हो गया मोमेंटम mv/dt, m यदि कांस्टेंट एज्यूम करोगे तो m इंटू dv/dt है ना, तो फोर्स F बराबर ma आ गया। यही क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ है। ठीक है, तो देखो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा, है ना। F वेक्टर इक्वल टू m इंटू a वेक्टर, जो a वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का भी होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, इस पे कुछ यही न्यूटन सेकंड लॉ भी है। नेक्स्ट हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो फाइंड द एक्सेलरेशन, पहला काम होता है हमारा FBD बनाना, उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ को यूज कर लेंगे। तो पहला काम होगा FBD, तो FBD बनाओ। इस ब्लॉक का क्या क्या लगेगा बताओ। देखो एक तो mg लगेगा इस पे 20 न्यूटन, है ना। यह ब्लॉक और ग्राउंड कांटेक्ट में एक नॉर्मल भी लगेगा ग्राउंड के द्वारा, है ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर अलोंग द बॉडी या टुवार्ड्स द बॉडी हो गया। ठीक है, एक 10 न्यूटन भी लग रहा है। ठीक है, अब एक चीज सोचो कि यह जो ब्लॉक है क्या ऊपर नीचे करेगा, क्या नहीं करेगा, यानी कि यह ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्टिकल डायरेक्शन में जितना नीचे लग रहा होगा उतना ही ऊपर, नीचे 20 लग रहा है तो ऊपर भी 20 लगा होगा, यानी कि n इज इक्वल टू 20, है ना, 20 न्यूटन आ गया नॉर्मल का वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। अब देखो इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक इधर मूव करेगा, मान लो एक्सेलरेशन a, न्यूटन सेकंड लॉ, F बराबर ma, F कितना लग रहा है, F बराबर ma, F कितना 10, A कितना हमें निकालना है, मास कितना है 2 kg 2a, तो A बराबर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि यह जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा विद द एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें देखो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक। क्या करेंगे, पहला काम FBD बनाना, दूसरा काम न्यूटन सेकंड लॉ लगाना। ठीक है, FBD बना लेते हैं। तो पहला काम होगा FBD बनाते समय क्या क्या बातें को ध्यान रखना है कि सबको अलग अलग कर दो। ठीक है, अलग अलग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग फोर्स को दिखा सके। ठीक है, तो पहला काम तो यही हो गया हमारे पास कि ये हमारा ब्लॉक हो गया। दूसरा, पहला काम अलग अलग, दूसरा काम इस पे जो जो फोर्स लग रहा है उसको आप दिखा दो। इस पे एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इस पे एक अपना एक mg लगेगा, ग्राउंड के द्वारा एक नॉर्मल भी लगा होगा। हाँ, यहाँ भी एक कॉन्टैक्ट है दोनों के बीच में, थी यहाँ भी एक नॉर्मल n2 मान लो। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल, इस पे भी n2 लग गया होगा। इस पे अपना 20 न्यूटन का सॉरी हाँ mg लगेगा 20 न्यूटन के बराबर। ठीक है, ये हम लोग n1 एज्यूम कर लेते हैं। हाँ, 2 kg ब्लॉक पे ग्राउंड भी नॉर्मल लगाया होगा, मान लेते हैं n3। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इस ब्लॉक को धकेलोगे तो जितना इसका एक्सेलरेशन होगा उतना ही ये भी होगा। अब ऐसे भी सोच सकते हो कि मान लो हम इसको धकेल रहे हैं, मान लेते हैं 1 सेकंड में ये 5 मीटर से गया, मान लेते हैं 1 सेकंड में यह 5 मीटर से गया, तो ये कितने जाएगा 5 मीटर से ही, यानी कि जितना ये डिस्प्लेसमेंट करा उतना ये भी कर रहा है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा। ठीक है, तो मान लो इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका भी एक्सेलरेशन a हो गया। अब हमारा टारगेट क्या है, a निकालना और नॉर्मल निकालना। तो एक चीज देखो कि यह जो ब्लॉक है, क्या यह ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर नीचे करेगा, क्या यह ब्लॉक जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर कूदेगा, क्या नहीं कूदेगा, या सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो यदि इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो जितना नीचे लग रहा होगा उतना ही ऊपर, नीचे 30 न्यूटन तो ऊपर भी 30 न्यूटन, यानी कि n1 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 30 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेम चीज इसके लिए भी सोच लो, यह जो ब्लॉक है यह भी नहीं जमीन के अंदर जाएगा नहीं जमीन से ऊपर जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो गया। नेट फोर्स 0 का मतलब जितना नीचे उतना ही ऊपर, नीचे 20 न्यूटन ऊपर भी 20 न्यूटन, तो n3 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ठीक है, अब हमारा टारगेट है a निकालना। अब क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ लगा देते हैं। ठीक है, यदि आप इस पे न्यूटन सेकंड लॉ लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, यदि इस पे आप न्यूटन सेकंड लॉ लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो इस ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक 20 न्यूटन और ये n2 है ना। इस ब्लॉक पे सोचो, इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो 10 न्यूटन, दूसरा n2।
ठीक है। बट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे और एक्सेलरेशन के उल्टा डायरेक्शन का फोर्स को निगेटिव लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके कारण एक्सेलरेट हो रहा है और इसके कारण एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में फोर्स कौन है, 10 न्यूटन, तो 10, एक्सेलरेशन के उल्टा डायरेक्शन में ये n2 है तो -n2 इज इक्वल टू इसका मास 3 इंटू एक्सेलरेशन, एक इक्वेशन। अब इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ लिख लो। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, जो भी होगा उसको पॉजिटिव लेना है n2। एक्सेलरेशन का उल्टा डायरेक्शन में जो फोर्स होगा नेगेटिव, लेकिन इस ब्लॉक पर एक्सेलरेशन का उल्टा डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, कोई भी माइनस नहीं होगा यहाँ, इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन 2a, ये इक्वेशन नंबर 2। इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। इस दोनों इक्वेशन को आप ऐड करो, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, n2 कैंसल, तो 10 इज इक्वल टू 5a, तो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन निकल गया। n2 का वैल्यू कितना हो गया, तो किसी एक इक्वेशन में a का वैल्यू पुट कर दो, तो n2 बराबर आ जाएगा आपके पास 4 न्यूटन, ठीक है। यही हमें निकालना भी था, एक्सेलरेशन फाइंड करना था और नॉर्मल बिटवीन a एंड b जो कि n2 है, और n2 की वैल्यू 4 न्यूटन आ गया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये सिचुएशन है एंड वी हैव टारगेट टू फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। यहाँ पे कितने स्ट्रिंग यूज हुए हैं, कितने स्ट्रिंग, नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितने बताओ। यहाँ से यहाँ एक स्ट्रिंग, यदि नहीं कुछ मेंशन है मतलब आइडियल स्ट्रिंग है, तो यहाँ से यहाँ हर पॉइंट पर टेंशन सेम, यहाँ से यहाँ हर पॉइंट पर टेंशन सेम, ठीक है। यहाँ से यहाँ एक स्ट्रिंग है, ये दूसरा स्ट्रिंग है, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारा काम क्या है, नेक्स्ट हमारा काम क्या है, एफबीडी बनाना, ठीक है। तो एफबीडी कैसे बनाओगे, तो देखो एफबीडी यदि मैं बनाऊं तो सभी के सभी फोर्स दिखा देते हैं। ये हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया और ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। हाँ, अब एक चीज सोचो कि कौन किधर जाएगा। 3 kg वाला वेट ज्यादा है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये नीचे जाएगा। अब एक चीज सोचो, जितना से ये नीचे जाएगा, मान लो यह नीचे 1 मीटर से गया तो ये कितने से इधर शिफ्ट होगा, 1 मीटर से, है ना। यदि यह 1 मीटर से जा रहा है तो ये भी 1 मीटर से जाएगा और ये भी 1 मीटर से, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, तीनों का वेलोसिटी भी सेम होगा, तीनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो यदि इसका एक्सेलरेशन a हो गया इधर, तो इसका इधर a आएगा, इसका इधर a आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एफबीडी बना लेते हैं। एफबीडी में फोर्स दिखाना है, इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा। एक तो mg अपना 20 न्यूटन, हाँ, यहां से यहां एक स्ट्रिंग है उसके कारण टेंशन लगेगा T1, है ना। जितना यहाँ टेंशन उतना ही यहाँ पे, बिकॉज यहाँ से यहाँ सेम स्ट्रिंग है और हर जगह पर टेंशन सेम, तो यहाँ पे T1। इसके लिए सोचो, एक तो इस स्ट्रिंग में मान लेते हैं टेंशन T2 है, तो ये तो T2 हो गया, ये 30 न्यूटन हो गया mg, और यहाँ भी T2। हमारे पास कितने अननोन है, a T1 T2, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन चाहिए। कहाँ से आएगा, तीनों के लिए न्यूटन सेकंड लॉ लिख लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसके लिए लिखो न्यूटन सेकंड लॉ। इसके लिए क्या लिखोगे, अभी बताए थे F बराबर ma होता है, ठीक है। बट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसको पॉजिटिव लेना है, एक्सेलरेशन के उल्टे डायरेक्शन का फोर्स को नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में T1 है, तो T1 एक्सेलरेशन के उल्टा 20 इज इक्वल टू इसका मास 2 इंटू a, एक इक्वेशन। इसके लिए लिखो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन का फोर्स को पॉजिटिव लो, तो T2, T1 उल्टा -T1 इज इक्वल टू इसका मास कितना है 5 ना, तो 5a आ गया, दूसरा इक्वेशन। तीसरा इसके लिए लिखो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में फोर्स, एक्सेलरेशन को उल्टा -T2 इज इक्वल टू 3a, ये तीसरा इक्वेशन। तीनों को सॉल्व करके यहाँ से निकालो। हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐड कर देते हैं। जब ये आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ऐड करोगे तो ये कैंसिल, 30 में से 20 गया 10, ये हो गया 5 + 2 + 3 10a, है ना। तो a बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन तो निकल गया। टेंशन कैसे निकालोगे, a का वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन 1 में T1 आ जाएगा, इक्वेशन 3 में पुट कर दो T2 आ जाएगा। यहाँ a बराबर 1 रखो, कितना आ जाएगा T1, तो T1 आ जाएगा आपके पास 22 न्यूटन। T2 कितना आ जाएगा, यहाँ पुट कर दो, a बराबर 1, तो ये आ जाएगा 27 न्यूटन, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज वेट, ठीक है। कुछ टर्म होते हैं जो कि यूज आएगा। वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। किसी बॉडी का मास m है तो उस पर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसी को हम लोग वेट बोलते हैं। तो यदि किसी बॉडी का मास m है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, mg के बराबर, mg ही उसका वेट हो गया, ठीक है। ये हो गया। अपरेंट वेट क्या होता है, कोई भी पर्सन जो वेट फील करता है उसको हम लोग बोलते हैं अपरेंट वेट, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे क्या होगा, पैर में दर्द होता है, इसका मतलब है यदि हम अपना एफबीडी बनाएंगे, एक mg लगेगा हमारे बॉडी के सेंटर पे, ठीक है। पैर पे एक नॉर्मल लगेगा, है ना, ग्राउंड के द्वारा एक हमारे, मान लो कोई पर्सन है
मान लो कि एक कोई पर्सन है ग्राउंड पे खड़ा है और हमारा टारगेट क्या है, इस पर्सन का एफबीडी बनाना। क्या क्या लगेगा बताओ, इसका मास m हो गया तो सेंटर में एक mg लगेगा, एक पैर पे नॉर्मल लगेगा। ठीक है, जब हम लोग खड़ा रहते हैं तो पैर दर्द होता है, इसका मतलब है कि हम लोग नॉर्मल फोर्स को फील करते हैं। ठीक है, एपरेंट वेट क्या होता है, वह वेट जिसको हम लोग फील करते हैं। किसको फील करते हैं, नॉर्मल को। इसका मतलब है कि नॉर्मल का जो वैल्यू होता है उसी के बराबर क्या होता है, एपरेंट वेट होता है। ठीक है, यही बात हमने लिख भी दी है कि नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड एपरेंट वेट। ठीक है, अब एक चीज सोचो, ठीक है, एक चीज सोचो कि यदि कोई पर्सन है कहीं मान लो कि छत से कूदता है, जंप करता है, तो जब वो एयर में रहता है, ठीक है, मान लो कोई एक बिल्डिंग है और यहां से कोई एक पर्सन है जो जंप किया, तो जब ये पर्सन एयर में रहेगा तो इसका एपरेंट वेट कितना होगा। एपरेंट वेट मतलब जो वेट ये फील करेगा, या किसको फील करता है, नॉर्मल फोर्स को। इस पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा, जब ये एयर में रहेगा तब तो ये किसी के कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स कब आता है, जब दो बॉडी कांटेक्ट में हो। तो जब ये एयर में रहेगा तो किसी के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, यानी कि इस पे नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। यानी कि जब ये एयर में रहेगा तो इस पे नॉर्मल जीरो, यानी कि यह जो वेट फील करेगा वह जीरो वेट फील करेगा। तो ये क्या बोलेगा, वेटलेसनेस। ठीक है, यही बात यहाँ लिख भी दी है। वेटलेसनेस का मतलब व्हेन अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज जीरो। अपरेंट वेट मतलब जो बॉडी या जो कोई पर्सन वेट फील करता है। ठीक है, तो यदि कोई पर्सन अपना वेट जीरो फील करता है इसका मतलब वह वेटलेसनेस में है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि वेइंग मशीन। देखो वेइंग मशीन क्या होता है कि वेट मेजर करने का मशीन होता है। ठीक है, तो वेइंग मशीन क्या करता है कि मान लो कि हमारे पास यह एक वेइंग मशीन है। ठीक है, वेइंग मशीन का काम क्या है, वेट मेजर करना। ठीक है, ये मान लो कि हमारे पास वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन क्या करता है, वेइंग मशीन के टॉप सरफेस पे, यह जो सरफेस है यहाँ पे जो भी नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा इसी नॉर्मल को यह रीड करके बता देता है। कॉन्सेप्ट यही है, क्या है कि वेइंग मशीन के ऊपर वाले सरफेस पे जो भी नॉर्मल फोर्स एक्ट होता है उसी नॉर्मल फोर्स को यह रीड करता है और बताता भी है कि इसका इतना वेट है। ठीक है, यहां के नॉर्मल को नहीं ये रीड करता है, यहां के नॉर्मल को। ठीक है, यही बात हमने लिख दी है, इट गिव्स द रीडिंग ऑफ द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि कोई एक पर्सन है 50 kg का जो वेइंग मशीन पे है और हमें ये बताना है, मान लेते हैं कि इस वेइंग मशीन का मास 10 kg का है। हमारा टारगेट है कि यह वेइंग मशीन कितना रीडिंग दिखाएगा, कितना ये वेट बताएगा, वो देख लेते हैं। देखो तो हमारा काम क्या होगा, इसका एफबीडी बनाना। तो हमारा टारगेट क्या है कि वेइंग मशीन का यह वाला जो सरफेस है यहाँ पे जितना नॉर्मल लगेगा उसी नॉर्मल को यह बता देगा। ठीक है, तो यदि आप एफबीडी बनाओगे तो ये मान लो 50 kg का ब्लॉक है। ठीक है, तो 50 kg का ये क्या है, ब्लॉक है और इस पर एक mg लगेगा। हम लोग इस पर्सन का एफबीडी बना रहे हैं तो इस पर एक अपना mg लगेगा 500 न्यूटन के बराबर। एक देखो जब यह पर्सन का जो भी पैर है और ये वेइंग मशीन का सरफेस कांटेक्ट में है तो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा इस पे, तो यहाँ पे एक नॉर्मल लगा, मान लेते हैं N1। अब देखो वेइंग मशीन ने जितना नॉर्मल इस पर्सन पे लगाया होगा उतना ही पर्सन ने इस पे भी लगाया होगा न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो जो यह N1 का वैल्यू होगा यही इसका रीडिंग होगा। तो N1 का वैल्यू क्या होगा, देखो ये पर्सन तो रुका हुआ है, यहाँ पर्सन इस वेइंग मशीन पे खड़ा है यानी कि इक्विलिब्रियम में, यानी कि इस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो इस पर्सन पे नेट फोर्स जीरो है तो N1 का वैल्यू कितना होगा, तो इस पर्सन पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 500 न्यूटन है ना, 500 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ N1। यदि यह इक्विलिब्रियम में है तो इसमें नेट फोर्स जीरो होगा, तो जितना नीचे उतना ही ऊपर, तो N1 इज इक्वल टू 500 न्यूटन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो N1 का वैल्यू निकल गया और यही यह वेइंग मशीन का रीडिंग भी होगा। तो वेइंग मशीन का रीडिंग कितना होगा, 500 न्यूटन। ठीक है, यदि कोई केजी में पूछेगा तो 500 डिवाइड बाय 10 यानी कि 50 kg यह बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास ये एक सिचुएशन है कि एक पर्सन है 50 kg का और एक वेइंग मशीन है 10 kg का, दूसरा पर्सन है जो उसको अपने हाथ में लिया हुआ है और इस तरह से खड़ा है। हमारा टारगेट क्या है, दोनों वेइंग मशीन का रीडिंग बताना। तो हम लोग क्या फिक्स करेंगे कि वेइंग मशीन के टॉप सरफेस पे जो भी नॉर्मल होगा, मतलब यहाँ पे जो भी नॉर्मल होगा उसको ये रीड करेगा, यहाँ पे जो भी नॉर्मल होगा उसको ये रीड करेगा। तो यहाँ पे कितना नॉर्मल होगा, मन ही मन भी सोच सकते हैं कि यदि आप इसका एफबीडी बनाओगे तो एक तो 500 न्यूटन नीचे लगेगा और वेइंग मशीन के द्वारा, मतलब इसका यदि मैं एफबीडी बनाऊँ तो क्या होगा, एक तो 500 न्यूटन हो गया और इस वेइंग मशीन ने इस पर्सन पे नॉर्मल लगाया होगा ऊपर की तरफ। ये हाई पर्सन तो रुका हुआ है, नेट फोर्स जीरो है, यानी कि N1 का वैल्यू कितना हो गया, 500 न्यूटन। यानी कि इस वेइंग मशीन के टॉप सरफेस पे जो नॉर्मल लग रहा है किसके बराबर, 500 न्यूटन, और यही इसका रीडिंग भी होगा।
अब इसके लिए सोचो, तो इसके ऊपर कितने मास है, 50 kg, 10 kg, 50 kg, कितना हो गया, 110 kg हो गया। ठीक है, तो नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा, यदि हम एक कंप्लीट सिस्टम को, इस कंप्लीट यहां से यहां को एक सिस्टम एज्यूम कर लें, तो नीचे की तरफ 110 kg लग गया, है ना। तो यदि कंप्लीट आप इसका आईबीडी बनाओगे यहाँ से यहाँ को एक सिस्टम एज्यूम करते हुए, तो नीचे की तरफ कितना लगेगा mg, 110 × 10। ठीक है, और यहाँ पे एक नॉर्मल भी लगा होगा, तो ये एक नॉर्मल हो गया। हाँ, पूरे सिस्टम है तो इक्विलिब्रियम में, यानी कि नेट फोर्स तो जीरो लगेगा, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह जो रीडिंग देगा दैट रीडिंग इज इक्वल टू कितना होगा, 1100 न्यूटन या 110 kg। ये कितना दिया, 50 kg बोलो या 500 न्यूटन। ठीक है, तो हमने क्या किया कि वेइंग मशीन के टॉप सरफेस पे जो भी नॉर्मल रहेगा उसको ये रीड कर देगा। ठीक है, तो टॉप सरफेस तो ये है, यहाँ पे कितना नॉर्मल होगा, इसके वेट के बराबर, यहाँ पे कितना नॉर्मल होगा, इसके ऊपर जो भी वेट है उसके बराबर। तो इसके ऊपर वेट क्या क्या है, 50 10 50 × 10। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्प्रिंग बैलेंस। देखो स्प्रिंग बैलेंस क्या है, यह भी एक मेजरमेंट करने वाला डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास कोई एक स्प्रिंग बैलेंस है, ये ठीक है, मान लो कि हमारे पास ये है। ठीक है, ये है स्प्रिंग बैलेंस, ऐसा कुछ होता है। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, इसका ये हुक है, हुक पे जो भी टेंशन फोर्स होगा इसी को ये रीड करता है। ठीक है, वेइंग मशीन क्या करता था, वेइंग मशीन के टॉप सरफेस पे जो भी नॉर्मल लगता था उसको ये रीड कर देता था। यही कहते हैं ना, यहाँ पे नॉर्मल काउंट किए, ये इसका रीडिंग आ गया, यहाँ पे नॉर्मल काउंट किए तो इसके ऊपर वाला वेट के बराबर रीडिंग आ गया, इस पे यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, इसके ऊपर वाले जो भी है उसके वेट के बराबर। तो वेइंग मशीन क्या करता है, टॉप सरफेस पे, वेइंग मशीन के टॉप सरफेस पे जो भी नॉर्मल है उसको ये रीड कर देता है। ये क्या करता है कि स्प्रिंग बैलेंस के हुक पे, यह जो इसका हुक है इस पे जो भी टेंशन होगा इसको ये रीड कर देगा। यही बात हमने ये भी लिख दी है, इट्स गिव द रीडिंग ऑफ द टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स हुक। ठीक है, ऑन इट हुक, हुक। ठीक है, इसके हुक पे जो भी टेंशन फोर्स लगेगा उसको यह रीड कर देता है। ये हमारे पास होगा। अब देखो यहाँ पे हमें रीडिंग बताना है कि स्प्रिंग बैलेंस कितना रीड दिखाएगा। देखो स्प्रिंग बैलेंस के हुक पे जो भी टेंशन होगा, ठीक है, हुक पे कितना टेंशन होगा, तो 10 kg का एबीडी आप बना लो, क्या क्या लगेगा, एक तो mg 100 न्यूटन 10 × 10। हाँ, अब देखो कि यहाँ पे ये इससे लटका हुआ है, तो यह एक स्ट्रिंग के हेल्प से लटका हुआ है, तो स्ट्रिंग का यहाँ भी टेंशन लगेगा। तो यह टेंशन की वैल्यू कितना होगा, बिकॉज यह ब्लॉक तो रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स जीरो, जितना नीचे उतना ऊपर, नीचे कितना 100 न्यूटन, तो ऊपर भी कितना 100 न्यूटन, यानी कि T = 100 न्यूटन। ठीक है, यानी कि इस स्ट्रिंग में टेंशन आ गया 100 न्यूटन, तो यह स्ट्रिंग ने, यदि मैं यहाँ पे हुक भी दिखा दूँ, हुक पे भी टेंशन T लगेगा, बिकॉज स्ट्रिंग का हर पॉइंट पर टेंशन सेम होता है। यदि यहाँ पे T है तो यहाँ भी T, यहाँ भी T, तो हुक पे कितना टेंशन लग रहा है 100 न्यूटन, तो इस स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग कितना होगा 100 न्यूटन। ठीक है, यही इस स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज स्प्रिंग। ठीक है, देखो हम लोग जो एज्यूम करें दैट इज आइडियल स्प्रिंग, तो आइडियल स्प्रिंग जो होता है उसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लें। तो आइडियल स्प्रिंग एक तो यूनिफॉर्म होता है एंड मासलेस होता है। ठीक है, और हम लोग जानते ही हैं स्प्रिंग कुछ ऐसा दिखता है ना, ऐसा हो गया। ठीक है, स्प्रिंग का कोई एक स्प्रिंग कांस्टेंट भी होता है के। ठीक है, अब एक चीज़ आपको पता ही होगा या आप फील भी कर किए ही होंगे कि मान लिया जाए कि हमारे पास एक फिक्स सरफेस है और यहाँ से एक स्प्रिंग है। ठीक है, मान लेते हैं यह स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L0 है। ठीक है, L0 इज द नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, है ना। नेचुरल लेंथ मतलब ना ही उस स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन हो, ना ही कॉम्प्रेशन हो, ओरिजिनल लेंथ है इस स्प्रिंग का। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस स्प्रिंग को, ठीक है, ये तो नेचुरल लेंथ हो गया इतना बराबर, अब इस स्प्रिंग को हम खींचकर एक्स लेंथ और बढ़ा दिए। ठीक है, तो आप क्लियरली विजुलाइज करोगे या फील करोगे, नॉट विजुलाइज, फील करोगे कि आप क्या करना है कि स्प्रिंग का एक एंड यहाँ फिक्स कर देना, दूसरे एंड को पकड़ खींचना, तो आपको ऐसा लगेगा कि स्प्रिंग जो है आपको इधर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, आपने स्प्रिंग को इधर खींच रहे हो
और आपको फील होगा कि स्प्रिंग इधर खींच रहा है, ठीक है। तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है F बराबर K इंटू एक्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं फोर्स का तो K इंटू एक्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। F क्या है स्प्रिंग फोर्स, K क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, X क्या है एक्सटेंशन या कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। आप ये भी सोच सकते हो, ठीक है। कि हाँ एक चीज और देखो कि स्प्रिंग जो है चाहता क्या है, जब कभी भी आप स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ से डिस्टर्ब करोगे तो स्प्रिंग अपने दोनों ही एंड पे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है और इस तरीका से फोर्स लगाता है या इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है ताकि यह जो स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ को अचीव कर ले, गेन कर ले, ठीक है। अब यहां पे देखो स्प्रिंग को हमने क्या नेचुरल लेंथ यहां था, हमने इसको खींच कर ले गए यहां पर रखे हैं तो हमको क्लियरली फील होगा कि स्प्रिंग जो है हमारे हाथ पे इधर फोर्स लगा रहा है और यहां पे भी फोर्स इधर लगाएगा, ठीक है। इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा K इंटू एक्स और यहां भी जो फोर्स लगेगा उसका भी वैल्यू होगा K इंटू एक्स। हाँ इसी डायरेक्शन में क्यों लगा रहा है, क्योंकि नेचुरल लेंथ ये है, ये चाहता है हम इस नेचुरल लेंथ आए तो इस तरीका से फोर्स लगाएगा ताकि नेचुरल लेंथ आ सके, तो इसलिए इस डायरेक्शन लगा रहा है ताकि नेचुरल लेंथ यह स्प्रिंग अचीव कर सके, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात आप ये सोचो कि हमारे पास ये स्प्रिंग था और इस स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर देते हैं, यहां पर ला दिए। जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो आप फील करोगे इस पे यहाँ फोर्स F लगेगा और यहाँ भी F लगेगा, ठीक है। यदि ये कंप्रेशन लेंथ X है, ठीक है, कंप्रेशन का लेंथ इधर हमने X लेंथ से कंप्रेस किया है तो फोर्स होगा KX और ये भी फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा KX। अब स्प्रिंग बाहर की तरफ क्यों फोर्स लगा रहा है, क्योंकि स्प्रिंग क्या चाहता है, यह लेंथ नेचुरल लेंथ अचीव करना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि स्प्रिंग को जब कभी भी आप नेचुरल लेंथ से डिस्टर्ब करोगे तो स्प्रिंग अपने दोनों एंड पे सेम अमाउंट का फोर्स लगाता है बट डायरेक्शन हर समय उल्टा होगा और इस तरीका से फोर्स लगाता है ताकि स्प्रिंग जो है अपने नेचुरल लेंथ को अचीव कर सके, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने खींच गए तो स्प्रिंग अपने दोनों एंड पे इधर लगाता है ताकि ये नेचुरल लेंथ आ सके, यहाँ पे इधर लगाता है ताकि यहाँ आ सके नेचुरल लेंथ, ठीक है। यदि आप वेक्टोरली लिखोगे तो एक्स इधर है फोर्स इधर है, एक्स इधर है फोर्स इधर है, यानी कि फोर्स एंड एक्स के बीच में उल्टा है तो एफ वेक्टर इजकल टू माइनस ऑफ के एक्स वेक्टर ये होता है, ठीक है। एक्स क्या है एक्सटेंशन या कंप्रेशन इन स्प्रिंग, कंप्रेशन इन स्प्रिंग, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। वेक्टोरली ये होगा, मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे F बराबर K इंटू एक्स। हाँ एक्स टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग नहीं होता है, क्या होता है एक्सटेंशन या कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, मतलब नेचुरल लेंथ से कितना ज्यादा है या नेचुरल लेंथ से कितना कम है, ठीक है। ये हमने केवल ये लेंथ लिखे, क्यों, क्योंकि नेचुरल लेंथ से इतना ही ज्यादा है। एक्स केवल ये लिखे फॉर्मूला क्योंकि नेचुरल लेंथ से इतना कम है, टोटल लेंथ नहीं लिखना है, ठीक है। ये गलती नहीं करना है, ये हमारे पास हो गया। दूसरी बात ऑलरेडी हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स जो है सडनली चेंज नहीं होता है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स क्या करता है चेंज इन लेंथ पे डिपेंड करता है। एक्स क्या है चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तभी चेंज होगा यदि एक्स चेंज होगा। अब स्प्रिंग का लेंथ चेंज करने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, ठीक है। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर लेंथ तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगा ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो ये बात हम जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स सडनली चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये बात हम लिख भी लेते हैं कि फोर्स इन द स्प्रिंग कांट चेंज सडनली, ठीक है। सडनली स्प्रिंग फोर्स नहीं चेंज होता, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स किस बात पर डिपेंड करता है, लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का लेंथ कितना से चेंज हुआ है, लेंथ चेंज करने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ही, ठीक है। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर लेंथ तो ऑलमोस्ट सेम होगा तो फोर्स भी सेम ही होता है, ठीक है। हाँ लेकिन टेंशन फोर्स, स्ट्रिंग देखो ये स्प्रिंग का फोर्स है और स्ट्रिंग में जो फोर्स आता है वो हमारा टेंशन फोर्स होता है ना, पढ़े भी थे अभी। टेंशन फोर्स तुरंत चेंज हो सकता है बिकॉज ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बट स्प्रिंग फोर्स चेंज इन लेंथ पर डिपेंड करता है तो इसको चेंज होने में कुछ समय लगता है, तो सडनली यह चेंज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, इजी है। इस क्वेश्चन में क्या सीन है कि इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, वी हैव टारगेट टू फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। इस स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन रहा होगा, यह पूरे सिस्टम इक्विलिब्रियम है। आप विजुलाइज भी कर सकते हो, एक हमारे पास मान लो छत है ये या फिक्स्ड ऊपर का सरफेस है, यहाँ से एक स्प्रिंग ले लिए, स्प्रिंग कांस्टेंट की हो गया, यहाँ से इसके एक एंड पे ब्लॉक को लटका दिया, यहाँ से स्ट्रिंग की हेल्प से ये ब्लॉक लटका दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि यह कुछ
स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा और ये पूरे सिस्टम रुका हुआ है, यानी पूरे सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में। यदि इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो पहला काम क्या करें, क्वेश्चन में गिवन है ना कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो पहला काम क्या करें, बहुत ईजी होता है। पहला काम होता है एबीडी बनाना, दूसरा काम होता है इक्वेशन यूज करना। यदि इक्विलिब्रियम है तो जीरो कर दो, यदि इक्विलिब्रियम नहीं होता तो न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला काम है एबीडी बनाना, उसके बाद इक्वेशन लिखना। इसका एबीडी, इसका एबीडी लिखो, कौन कौन सा फोर्स लाएगा, एक तो mg लाएगा और इस स्ट्रिंग के कारण इस पे भी एक फोर्स लगेगा, हम जानते हैं अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, तो यही होगा ना, स्ट्रिंग ये हो गया तो इसी लाइन में लगेगा बट बॉडी से दूर, तो ये हो गया। अब देखो जितना टेंशन यहाँ होगा उतना ही यहाँ भी टेंशन होगा, बिकॉज ये तो आइडियल स्ट्रिंग है, नहीं कुछ मेंशन है मतलब आइडियल स्ट्रिंग है। हाँ, तो इस स्ट्रिंग ने इस ब्लॉक पे भी फोर्स लगाया होगा, मैग्नीट्यूड तो यही टी होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, और इसी स्ट्रिंग के अलोंग, तो स्ट्रिंग के अलोंग तो यही हो गया, यही टी होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी ये हो गया। हाँ, इसका अपना एक वेट भी होगा mg, ठीक है। अब एक चीज सोचो कि यदि आप इसको छोड़ोगे तो ये नीचे जाएगा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स इस पे किधर लगाएगा, ऊपर की तरफ, है ना। स्प्रिंग कुछ नीचे की तरफ चला गया होगा, तो नेचुरल लेंथ पर आने के लिए स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाया होगा, स्प्रिंग फोर्स Fs। मान लेते हैं हमें यही निकालना है कितना से एक्सटेंशन हुआ होगा, मान लेते हैं x लेंथ से एक्सटेंशन हुआ होगा, तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, kx, है ना। ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, यदि ये इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स जीरो, यदि ये नेट फोर्स जीरो हो गया तो T बराबर mg, है ना, जितना नीचे उतना ही ऊपर। यह भी इक्विलिब्रियम है तो यहाँ भी नेट फोर्स जीरो करो, जितना नीचे उतना ऊपर, ऊपर कितना है kx, नीचे कितना है T प्लस mg, तो kx इज इक्वल टू टी का वैल्यू तो मुझे पता चल गया, mg प्लस mg 2mg आ गया, और यहाँ से x आ गया 2mg अपॉन k आ गया, ठीक है। दिस इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ऐसा गिवन है सिचुएशन में कि इनिशियली यह इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इफ, एक बार स्ट्रिंग को कट करना है, दूसरी बार स्प्रिंग को कट करना है। यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज होता है कि स्प्रिंग फोर्स सडनली चेंज नहीं होता है, जस्ट कट करने के जस्ट पहले जितना होगा कट करने के जस्ट बाद भी उतना ही होगा, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इनिशियली सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो यदि हम लोग इक्विलिब्रियम में बात करें, इक्विलिब्रियम में पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम में कितना स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, कितना स्ट्रिंग टेंशन फोर्स था, ठीक है। ये सेम सिचुएशन है, ये वाला है ना, KMM सेम है ना, तो यही हम लोग डाटा ले लेते हैं, जो इक्विलिब्रियम में यहाँ लग रहा होगा सेम सिचुएशन यहाँ का भी होगा, तो हम लोग यही बात लिख लेते हैं कि इन इक्विलिब्रियम में यदि बात करूँ तो यहाँ पर टेंशन लग रहा था, यहाँ पे mg लग रहा था, और यहाँ पे अपना mg लगा होगा, ये टेंशन, ये स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर आ गया था, 2mg के बराबर, ये Tmg के बराबर आ गया। ये इक्विलिब्रियम का सीन तो ये है, ठीक है। बाद में इन्होंने क्या किया, देखो दो सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन के मैं यदि वर्क करूं तो क्या क्या इन्होंने स्ट्रिंग को कट किया है, किसको, स्ट्रिंग क्या है, ये है हमारे पास, है ना, इसको कट करना है, ठीक है। तो यदि आप इसको कट कर दोगे, पहला केस में मैं ये ले रहा हूं कि इसको कट कर रहा हूं, इसको कट कर दो, क्या क्या हो गया। अब हम लोग यदि दोनों ब्लॉक का एबीडी निकाल लें, स्ट्रिंग कट करने के बाद हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का निकालना है, ठीक है। कट करने से पहले इक्विलिब्रियम में था तो इसका भी एक्सेलरेशन जीरो, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, रेस्ट में था, तो इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, ठीक है। कट करने के बाद फर्स्ट केस ले रहे हैं, स्ट्रिंग को कट कर दिए, तो इस एम पे जो बी ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है, बी पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, स्ट्रिंग तो अब है ही नहीं, तो इस पर सिर्फ mg लगेगा, स्ट्रिंग नहीं है तो टेंशन फोर्स आएगा ही नहीं। अब इसका लिखो, इस पे सिर्फ mg लगेगा, बिकॉज ये स्ट्रिंग को तो हमने कट कर दिया, इसके स्ट्रिंग अब है ही नहीं तो कोई टेंशन फोर्स तो लगेगा नहीं, ठीक है। अब स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, हमने अभी पढ़े हैं कि स्प्रिंग फोर्स सडनली चेंज नहीं होता है, तो कट करने से जस्ट पहले जितना स्प्रिंग फोर्स होगा कट करने के बाद भी उतना ही होगा। तो कट करने से जस्ट पहले इक्विलिब्रियम में था और स्प्रिंग फोर्स ये था, तो कट करने के जस्ट आफ्टर क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स जो होगा 2mg होगा। हाँ, क्वेश्चन में एक चीज मेंशन करना चाहिए कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर कट, ठीक है, कट करने के जस्ट बाद। दो सिचुएशन ले रहे हैं, एक बार इफ स्ट्रिंग कट कर रहे हैं, दूसरी बार स्प्रिंग का कट कर रहे हैं, ठीक है। तो कट करने के बाद जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग कट, ये सिचुएशन आ गया,
ठीक है, अब एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। देखो यह ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे या ऊपर, जिधर फोर्स लगेगा उधर एक्सेलरेशन होगा। फोर्स सिर्फ mg लग रहा है नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन मान लो b, न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दे। तो b निकालने के लिए देखो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स mg लग रहा है, दिस इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो इसका भी m है, इसका भी m है, तो mb आ गया, तो b बराबर g आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए बात लिख ले। देखो इस पे mg नीचे लग रहा है, 2mg ऊपर, किधर होगा एक्सेलरेशन, जिधर नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ, ये 2mg नीचे ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a। तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दें। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, 2mg, एक्सेलरेशन का उल्टा a पे mg लग रहा है, इज इक्वल टू ma। तो m कैंसिल हो गया, ये a बराबर g आ गया। यानी कि इसका भी एक्सेलरेशन g है, इसका भी g है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, यदि आप इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये कब है, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग कट। ठीक है, ये तो पहला सिचुएशन हमने लिया। दूसरा सिचुएशन क्या है, इफ स्प्रिंग इज कट, यदि हम लोग स्प्रिंग को कट करेंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन होगा, उसको देख लेते हैं। देखो कट करने से जस्ट पहले का सिचुएशन तो ये था इक्विलिब्रियम वाला। ठीक है, अब स्प्रिंग कट करने के बाद क्या होगा, जस्ट आफ्टर स्प्रिंग कट, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हमारा क्या है बताओ, ये नाम था ना इसका, ये A है, नीचे वाला B, तो ये हमारा A है, ये हमारा B हो गया। इसका भी मास m है, इसका भी मास m, ये स्ट्रिंग कनेक्शन में है। ठीक है, ये स्प्रिंग था यहाँ पे, इसको हमने कट कर दिया। अब देखो जब स्प्रिंग कट ही हो गया तो स्प्रिंग है ही नहीं, जब स्प्रिंग है ही नहीं तब तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, स्प्रिंग है ही नहीं, कट कर दिए, समाप्त कर दिए उसको। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स इस पर नहीं लगेगा। ठीक है, अब सोचो इस पर एक mg लगेगा, इस पे एक टेंशन लगेगा अवे फ्रॉम बॉडी, इधर भी टेंशन। अब देखो इस जितना से ये नीचे आएगा उतना ही से ये भी आएगा, है ना, दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो जितना मान लो 1 सेकंड में 1 मीटर से ये नीचे आएगा तो ये भी 1 मीटर से आएगा, समझ रहे हो ना, बिकॉज टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो कांस्टेंट होना है। यदि 1 सेकंड में या मान लो 2 मीटर से नीचे आता है तो ये भी 2 मीटर से नीचे आएगा। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम, दोनों का वेलोसिटी सेम, दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम। ठीक है, अब क्या करेंगे, हाँ इस पर एक mg भी लगेगा अपना। अब क्या करें बताओ, कितने अननोन हैं, a एंड t, 2 अननोन, 2 इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन कहाँ से आएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ। इसके लिए पहले लिख लें, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में फोर्स लिखो mg, एक्सेलरेशन के, ठीक है हम b ब्लॉक के लिए लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में फोर्स लिखो mg, एक्सेलरेशन का उल्टा t इज इक्वल टू ma, इक्वेशन 1। इसके लिए लिखो तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में फोर्स लिखो t, एक्सेलरेशन का उल्टा तो कोई फोर्स ही नहीं है, t है और mg भी तो है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में फोर्स। तो कितना लिखोगे, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में फोर्स t, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में जो होता है उसको प्लस साइन लेते हैं, और एक्सेलरेशन का उल्टा डायरेक्शन में जो होता है वहाँ नेगेटिव साइन। तो t प्लस mg इज इक्वल टू ma, ये सेकेंड इक्वेशन। इस दोनों को ऐड कर दो, जब ये आप ऐड करोगे t कैंसल, ये 2mg इज इक्वल टू 2ma, mm कैंसल, 2 कैंसल, a बराबर g, यानी कि यह दोनों g एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगा। स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, तो a बराबर g यहाँ पुट करो तो अब देखो t बराबर 0 आ रहा है, यानी कि स्ट्रिंग में कोई भी टेंशन डेवलप नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो सडनली चेंज नहीं होता है, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर सेम रहता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्यूडो फोर्स। देखो स्यूडो फोर्स एक फिक्टियस फोर्स है, मतलब यह कोई रियल फोर्स नहीं है, दिस इज द इमेजिनरी फोर्स। ठीक है, एक स्यूडो फोर्स का यूज हम लोग कब करते हैं हमें पता है, जब कभी नॉन इनर्शियल फ्रेम से एफबीडी कोई लिखेगा, ठीक है, या यदि कोई ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन है और वह ऑब्जर्वर यदि एफबीडी लिखेगा किसी का तो अपने साथ स्यूडो फोर्स भी लिखेगा। क्यों, ये बात आपको पता ही होगा। ठीक है, तो हमें एक चीज पता है कि स्यूडो फोर्स जो होता है कब लगाया जाता है, यदि ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन हो। ठीक है, जो ऑब्जर्वर किसी का एफबीडी लिख रहा है उस ऑब्जर्वर के पास यदि एक्सेलरेशन है तो वह ऑब्जर्वर क्या लगाएगा, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का जो लिखा जाता है, स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, यहाँ एक माइनस साइन भी होता है, ये हमारे पास स्यूडो फोर्स हो गया। अब सोचो जो ऑब्जर्वर है यदि उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया तो स्यूडो फोर्स 0। ठीक है, यह कोई रियल फोर्स नहीं है। ठीक है, यह केवल न्यूटन सेकेंड लॉ को वैलिड बनाने के लिए यह फोर्स आया है।
ठीक, किसको? न्यूटन सेकेंड लॉ को। तो कब अप्लाई करना है कि व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर नॉट इक्वल टू 0। यदि कोई ऑब्जर्वर है और उसका एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 है और वह किसी बॉडी या सिस्टम का एफबीडी लिख रहा है, तो रियल फोर्स तो लिखेगा ही, नॉर्मल, mg, टेंशन, जो भी रियल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स लिख देगा। क्या? सूडो फोर्स। कौन? यदि जो ऑब्जर्वर है, जो एफबीडी बना रहा है, यदि उसके पास एक्सेलरेशन है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, यदि उसके पास एक्सेलरेशन है, तो वह क्या करेगा? रियल फोर्स तो लिखेगा ही, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा देता है, दैट इज सूडो फोर्स। ठीक है। सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? यदि हम वन बाय वन बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ द सूडो फोर्स होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड की बात है। डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स क्या होता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर के पास जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके उल्टे डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखे? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो कब लगाया जाता है? यदि ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन है। क्यों लगाया जाता है? न्यूटन सेकंड लॉ को वैलिड बनाने के लिए। ठीक है, यह एक फिक्टियस फोर्स है, दिस इज नॉट ए रियल फोर्स, दिस इज इमेजिनरी फोर्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट वी हैव टारगेट टू फाइंड, हमारे पास क्वेश्चन ये है और हमें नॉर्मल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक लिखना है। ठीक है, इस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है ये मुझे लिखना है। ठीक है, देखो यहां हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि हमारे पास क्या सिस्टम था, इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक बार ऑब्जर्वर को ग्राउंड पर रखेंगे, दूसरी बार ऑब्जर्वर को लिफ्ट में रखेंगे। ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यदि मैं देखूं तो हमारे पास क्या है कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, यही था ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इस पे एक ब्लॉक है। एक्चुअली एफबीडी लिखना है इसलिए हम सबको अलग अलग कर रहे हैं। ऑब्जर्वर क्या है? ग्राउंड पे रुका हुआ है। तो यह ऑब्जर्वर यदि इसका एफबीडी बनाएगा, ये 5 kg का ब्लॉक है, इस पे कौन कौन सा फोर्स दिखाएगा बताओ? यह ऑब्जर्वर तो रुका हुआ है, केवल रियल फोर्स दिखाएगा। तो बोलेगा एक mg लगेगा इस पे, सही भी बात है, 50 न्यूटन का। और यह सरफेस देखो, ब्लॉक का ये वाला सरफेस जो है लिफ्ट के सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स भी लगाएगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल मान लो N1 लगा दिया। ठीक है, ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा? ये ऑब्जर्वर जो है, जो ग्राउंड पे है, जो ऑब्जर्वर हमारा ग्राउंड पे है, ये तो यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, रेस्ट में है। तो ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा? यह ब्लॉक रुका हुआ है या लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा है? तो ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा? लिफ्ट के साथ यह ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है, यही देखेगा ना। एक्चुअली यह जो ब्लॉक है लिफ्ट के सरफेस पर रखा हुआ है, तो लिफ्ट जितना ऊपर जाएगा उतना ही ब्लॉक भी ऊपर जाएगा। तो दोनों का, लिफ्ट का और ब्लॉक का, इसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट सेम है, वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन भी सेम है। तो यदि लिफ्ट का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यह ऑब्जर्वर क्या बोलेगा? इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वर ने इस पे फोर्स भी बता दिया, एक्सेलरेशन भी बता दिया, फिर ये ऑब्जर्वर न्यूटन सेकंड लॉ लगा देगा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होगा? एक्सेलरेशन के जो भी डायरेक्शन में फोर्स है उसको पॉजिटिव ले लो, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में कौन सा है? N1। एक्सेलरेशन का उल्टा है mg 50 न्यूटन इज इक्वल टू 5 × 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 60 न्यूटन आ गया। यानी कि लिफ्ट का जो सरफेस है या जो भी ये फ्लोर है, यह फ्लोर ने इस पे कितना लगाया? 60 न्यूटन का फोर्स लगाया है। ठीक है, ये तो हमने ग्राउंड फ्रेम में सोचा है। अब कोई ऐसे भी सोच सकता है कि ऑब्जर्वर को लिफ्ट में ही रख दे। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास एक, मान लो कि हमारे पास यहां पे एक लिफ्ट है और लिफ्ट में क्या है कि ऑब्जर्वर इस बार लिफ्ट में है। ठीक है, और ये ऑब्जर्वर इस ब्लॉक का एफबीडी बना रहा है, तो कौन कौन सा फोर्स लगाएगा? हाँ, लिफ्ट कितना से जा रहा है ऊपर? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। देखो लिफ्ट में यदि ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर भी ऊपर जा रहा है, कितने से? लिफ्ट के साथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसके पास एक्सेलरेशन है, तो यह ऑब्जर्वर जो एफबीडी लिखेगा उसका, इस ब्लॉक का, वो कौन कौन सा फोर्स लगाएगा? रियल फोर्स तो लगाएगा ही, साथ ही साथ एक्स्ट्रा लगाएगा। कौन सा? सूडो फोर्स। ठीक है, तो रियल फोर्स कौन कौन सा होगा? तो रियल फोर्स एक mg हो गया, ये बोलेगा ना, ये ऑब्जर्वर इस पे कौन कौन सा फोर्स लगाएगा? एक 50 न्यूटन लगा देगा, बोलेगा एक नॉर्मल भी लग गया N1, और ये दोनों रियल फोर्स हैं। साथ ही साथ बिकॉज
दिस ऑब्जर्वर हैव द एक्सेलरेशन, यानी कि यह ऑब्जर्वर एक क्या लगाएगा, सूडो फोर्स भी लगाएगा। और सूडो फोर्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की मैं पहले बात कर लूँ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 5 kg इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर 2 हो गया, बिकॉज लिफ्ट के साथ ही ये भी ऊपर जा रहा है, तो जो भी लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा वही ऑब्जर्वर का भी, तो ये 10 न्यूटन। ये तो सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए हमने क्या लिखे थे कि ऑब्जर्वर का जिधर भी एक्सेलरेशन है अपोजिट होगा उसका, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर तो ऊपर जा रहा है, तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ, तो उसका उल्टा क्या होगा, नीचे की तरफ, यानी कि इस पे जो एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा सूडो फोर्स वो इधर लगेगा और इसका वैल्यू है 10 न्यूटन। ठीक है, ये सभी फोर्स लगा दिया। अब क्या बोलेगा, इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। मान लो कि हमारे पास एक लिफ्ट है और लिफ्ट में हम ऊपर जा रहे हैं और लिफ्ट के फ्लोर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यदि हम ऑब्जर्वर हैं तो हम क्या बोलेंगे, लिफ्ट और हमारे बीच में दूरी तो हर समय फिक्स ही रहेगा, है ना। मान लो कि हम ऊपर गए थे, हमारे साथ ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, लिफ्ट जो है हमारे रिस्पेक्ट में रेस्ट में, क्यों, क्योंकि हमारे और ब्लॉक के बीच में कोई दूरी चेंज हो ही नहीं रहा है, तो ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, यह तो रेस्ट में है। यदि यह रेस्ट में है इसका मतलब इसमें नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, जितना नीचे उतना ही ऊपर। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या हुआ, जितना नीचे उतना ही ऊपर। नीचे कितना लग रहा है इस पे, 10 + 50 60 न्यूटन। ऊपर कितना लग रहा है, N1 है ना, N1 ऊपर लग रहा है, तो N1 = 60 न्यूटन। ठीक है, तो यही हमारे पास हो गया सूडो फोर्स। हमने दोनों से सेम आंसर आ गया। यदि कोई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, या यूं कहूं यदि ऑब्जर्वर रेस्ट हो उसके रिस्पेक्ट में लिखो तो सिर्फ और सिर्फ रियल फोर्स दिखाए। लेकिन यदि कोई ऑब्जर्वर एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है या ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन है और वह यदि एफबीडी लिखेगा तो रियल फोर्स तो दिखाएगा ही, जो भी रियल फोर्स है, mg, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, सब कुछ। एक्स्ट्रा एक फोर्स आ जाएगा, कौन सा, सूडो फोर्स। उसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, डायरेक्शन हमने लिख दिए, बिकॉज इसके रिस्पेक्ट में यह ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स इस पे 0 लगेगा, तो जितना नीचे उतना ऊपर। ठीक है, दोनों से आप करोगे आंसर सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, आप जानते ही होंगे इनर्शियल फ्रेम ऐसा फ्रेम है जिसका एक्सेलरेशन 0 होता है। ठीक है, तो दिस फ्रेम हैव जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, एंड इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स का तीनों लॉ वैलिड है। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट, सेकेंड और वैलिड। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है एक ऐसा फ्रेम जिसके पास एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो दिस फ्रेम हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन। नॉन जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, हाँ, यदि आप इनर्शियल फ्रेम से एफबीडी लिखोगे तो केवल रियल फोर्स लिखना है। नॉन इनर्शियल फ्रेम से एफबीडी लिखोगे तो रियल फोर्स प्लस सूडो फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स लिखना है, सूडो फोर्स। ठीक है, हाँ, इस फ्रेम में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ वैलिड नहीं होता है, और उसी को वैलिड बनाने के लिए हमने सूडो फोर्स लगाए थे। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ आर नॉट वैलिड। ठीक है, और जबरदस्ती वैलिड बनाने के लिए हमने सूडो फोर्स ही लगाए थे। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहां तक हमने कंप्लीट थ्योरी और जितने भी एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट पॉसिबल तो उसको हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, देखो काफी इजी वे में आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड ए स्टेशनरी लिफ्ट एंड मेजर द 60 kg। ठीक है, देखो यदि हम इस सिचुएशन को रीड्रॉ करें तो हमारे पास क्या है कि एक स्टेशनरी लिफ्ट है। ठीक है, मतलब हमारे पास एक लिफ्ट है जो कि रेस्ट में है। यहाँ पे क्या है कि स्प्रिंग बैलेंस है, मतलब कुछ इस टाइप का सिचुएशन रहा होगा। ठीक है, मतलब कुछ इस टाइप का सिचुएशन होगा कि हमारे पास ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, और इस पे एक पर्सन खड़ा है। देखो स्प्रिंग बैलेंस का कॉन्सेप्ट एक ही है कि स्प्रिंग बैलेंस के हुक पे जो भी फोर्स लगेगा उस फोर्स को यह रीड करता है स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस का हुक कहाँ है, हुक तो यहाँ है, यानी कि यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा उसी फोर्स को यह रीड कर देगा। देखो अब सिचुएशन क्या गिवन है, जब यह लिफ्ट रुका हुआ था तो यह कितना मेजर करता है, 60 kg।
ठीक है। इसका मतलब है इसका मास कितना होगा, अभी हमने क्या बोले कि स्प्रिंग बैलेंस के हुक पे, यानी कि यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा उसी वही फोर्स इसके हुक पे लगेगा, उसी को ये रीड भी कर देगा। तो जब ये रुका होगा, यदि आप इसका एफबीडी बनाओगे तो क्या क्या लगेगा बताओ इस पर्सन का। एक तो फ्लोर के द्वारा या जो स्प्रिंग बैलेंस का सरफेस है इसके द्वारा इस पर नॉर्मल लगा होगा, इसका अपना एक mg होगा, ठीक है। या कितना रीड करता है 60 kg, यानी कि हम बोल सकते हैं 600 न्यूटन। तो अभी है तो ये इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया, जितना नीचे उतना ऊपर, तो mg इक्वल टू 600 न्यूटन, तो m बराबर 60 kg। यानी कि स्टेशनरी लिफ्ट में जितना भी ये रीड करा है वो क्या है, इस पर्सन का मास है। यदि हमने मास m एज्यूम कर लें तो ठीक है, यानी कि 60 kg का ये पर्सन, ये तो पता चल गया। नेक्स्ट क्या कहा गया कि द वेट ऑफ दैट पर्सन इफ द लिफ्ट डिसेंड विद द यूनिफॉर्म डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 1.8 मीटर पर सेकंड। यदि यही लिफ्ट सेम सिचुएशन में यदि लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सलेट हो रहा है 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो यह लिफ्ट कितना, यह जो वेइंग मशीन है कितना रीड करेगा। ठीक है, देख लेते हैं। हमारे पास ये हो गया, ये हो गया, यहाँ एक पर्सन है, ये हमारे पास सिचुएशन है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है स्प्रिंग बैलेंस कितना रीड करेगा। देखो स्प्रिंग बैलेंस के हुक पे जो भी टेंशन फोर्स लगेगा उसी टेंशन को यह रीड करेगा। ठीक है, या हुक पे जो भी फोर्स लगेगा, यानी कि हुक तो यहाँ से कनेक्टेड होगा, यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा यही हुक पे भी लगेगा। ठीक है, इसके मास को हम लोग नेग्लेक्ट किए हुए हैं, या जो प्लैंक है इसका मास, ठीक है, जिस पे पर्सन खड़ा होगा वेट मेजर करने के लिए, या जिस पे खड़ा है उसका वेट नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा वही यहाँ पे या रीड कर देगा। तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा इसका एफबीडी बना लें। हाँ, एफबीडी बनाते समय ऑलवेज ध्यान में रखना है कि ऑब्जर्वर कहाँ है, ग्राउंड पे है या लिफ्ट में है, तो हम लोग ग्राउंड पे ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जर्वर को, जो ऑब्जर्वर एफबीडी लिख रहा है वो ग्राउंड पे है और रेस्ट है। ठीक है, तो यह इस पर कौन कौन सा फोर्स लगाएगा बताओ। इस पर्सन का यदि एफबीडी लिखे तो एक तो इसका mg लगाएगा, इसका मास कितना आ गया था 60, तो 600 हो गया है ना, m इंटू जी 60 इंटू 10। हाँ, एक नॉर्मल भी लगा देगा ये सरफेस के द्वारा इस पर्सन पे, यही नॉर्मल निकालना मेरा टारगेट है। जो भी नॉर्मल होगा वही स्प्रिंग बैलेंस रीड कर देगा। हाँ, यह पर्सन रुका हुआ है, लिफ्ट नीचे आ रहा है, तो जितने से लिफ्ट नीचे आ रहा होगा जिस एक्सलेशन से, उसी एक्सलेशन से पर्सन भी नीचे आ रहा होगा, है ना। एक सेकंड में मान लो लिफ्ट 10 मीटर से नीचे आएगा तो पर्सन भी उसके साथ 10 मीटर से नीचे आएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सलेशन लिफ्ट और इस पर्सन का सेम है। तो यह ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, यह जो पर्सन है वो नीचे आ रहा है कितने से 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो यह ऑब्जर्वर ने सब कुछ लिख दिया, अब न्यूटन सेकंड लॉ लगा देगा ये ऑब्जर्वर। तो न्यूटन सेकंड लॉ में क्या क्या लगाएगा बताओ। एक्सलेशन के डायरेक्शन का फोर्स लिखो, एक्सलेशन तो ये है इस पर्सन का, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इसके डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है 600, माइनस एक्सलेशन का उल्टा डायरेक्शन ऑफ फोर्स नॉर्मल, इज इक्वल टू इसका मास 60 इंटू 1.8। तो नॉर्मल इज इक्वल टू कितना हो गया 600, माइनस इसको करोगे तो ये 108, यानी कि 492 न्यूटन। ठीक है, यानी कि यह जो नॉर्मल आ रहा है वो 492 न्यूटन आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जितना फोर्स लगेगा वही फोर्स को यह रीड भी करेगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 492। यही पूछा है ना कितना रीड करेगा इन न्यूटन, तो 492 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग कंप्लीट एनएलएम स्टडी किए, और इसमें जितने टाइप के कॉन्सेप्ट पॉसिबल थे, जितने टाइप के न्यूमेरिकल पॉसिबल थे बेसिक लेवल का, हमने सब कुछ लिया। ठीक है, थैंक यू।